हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? वेल, उम्मीद करते हैं सब कुछ बेटर होगा। रिलेशनशिप को बेटर कर देगा ये पर्टिकुलर सेशन। आपको पता लग जाएगा आपके पर्सन का नेम लेटर क्या हो सकता है, आपको पता लग जाएगा कि उसकी डायरेक्शन क्या हो सकती है, आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि मेरा दारा कारक किस तरह से चल रहा है और मुझे मेरी रिलेशनशिप के अंदर क्या एनर्जीज इन्वेस्ट करनी है। अगेन द टर्म इज द रिलेशनशिप। जब आप किसी पर्सन से पहली पहली बार मुलाकात करते हो, द फर्स्ट टाइम वो एनकाउंटर होता है, उसके लिए दारा कारक को देखा जाता है। कई सिचुएशंस में दारा कारक का एक्सट्रीमली पीड़ित होना इंडिकेट करता है कि ये पर्सन कभी मैरिज में जा ही नहीं पाएगा। आप इमेजिन कर सकते हो एक ऐसा चार्ट जिसमें पर्सन को एक बार थप्पड़ पड़ जाता है रिलेशनशिप में और फिर वो कभी मैरिज की तरफ जाने की सोचता ही नहीं है, उसकी इच्छा वहीं खत्म हो जाती है। ऐसा किस दारा कारक के अलाइनमेंट के साथ हो सकता है? इसी को हम कार्मिक कहते हैं। कार्मिक इज व्हाट? कार्मिक इज एक्चुअल में आपका फुटप्रिंट है। जो कॉन्सेप्ट है ना, फुटप्रिंट, डेटा फुटप्रिंट हो गया, ह्यूमन फुटप्रिंट हो गया। तो आप क्या करते जा रहे हो वो कहीं ना कहीं किसी बैग में फॉल कर रहा है, दैट इज द कार्मिक बैग। अब वो आपको प्लैनेट वाइज मिलता है। सो देयर इज नथिंग कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है यही आपका स्पाउस होगा। अ पर्सन आस्क्ड मी कि भाई क्या यही पर्सन मेरा स्पाउस है, एंड आई एम लाइक अगर ये पर्सन नहीं रहा तो फिर किसी दूसरे पर्सन की तरफ आप जाओगे, तीसरे पर्सन की तरफ आप जाओगे। वो क्यों होता है? वाई इट जस्ट हैपन्स कॉज ऑफ द एनर्जीज। एट द एंड प्लैनेट एनर्जी आपका वो पर्टिकुलर कनेक्शन बनती है। सो कोई पर्सन है जिसका सूर्य दारा कारक है तो वो पर्सन सूर्य की एनर्जीज की तरफ इंटरेस्टेड है। सूर्य की एनर्जीज उसको पुल करती हैं, उसको अपनी तरफ खींचती हैं। सो दारा कारक इज ऑल अबाउट द फर्स्ट टाइम एनकाउंटर, इट इज ऑल अबाउट द रिलेशनशिप। आप उसे सस्टेन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। हिंदू सिस्टम के अंदर द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज इज कोई भी रिलेशन जो 1 ईयर से ज़्यादा चल जाए इज द मैरिज। और अगर कोई इस बात को अपोज करता है तो हम उसका प्रमाण भी दे देंगे। अब कुछ लोग होंगे उठ के पूछेंगे कि भाई एस्ट्रोलॉजर्स क्या वन नाइट स्टैंड कभी बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि होने को तो वन नाइट स्टैंड भी है ना, उसको कैसे प्रेडिक्ट करेंगे एस्ट्रोलॉजर्स? क्या आपको एस्ट्रोलॉजर्स इतने बैकवर्ड लगते हैं? वेल, आरूढ़ा ऑफ द सेवंथ हाउस की आरूढ़ा टेल्स यू अबाउट द वन नाइट स्टैंड, कि किसी पर्सन का किसी के साथ वन नाइट स्टैंड बनने के लिए आरूढ़ा ऑफ द 7th हाउस चैनलाइज होनी चाहिए। कई लोगों का होता है। द आरूढ़ा ऑफ द 7th हाउस इज फॉलिंग इन द 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस। फेक रेप केसेस क्यों आ जाते हैं? द A7 इफ गोइंग इन द 6th, 8th और 12th। तो ये इंडिकेशन होती है भाई यहाँ पे थोड़ा बच के रहना चाहिए, सावधान होकर रहना चाहिए, क्योंकि आपका फिजिकल एनकाउंटर कहीं ना कहीं आपको किसी बाउंडेशन बंधन के अंदर पटक सकता है। इसे हम प्रारब्ध कह देते हैं। फिर वो पर्सन कहता है भाई सब कुछ प्रारब्ध ही है। क्यों? क्योंकि आपका फुटप्रिंट, आपके कार्मिक फुटप्रिंट कहीं ना कहीं किसी न किसी सिस्टम में काउंट किए जा रहे हैं, और उस काउंटिंग का ही नेम जो है वो कार्मिक काउंटिंग है। तो जो भी बैकवर्ड में है, जो भी पीछे छूट गया है, वही आपका एक तरह से संचित कर्मा बन जाता है, एक्यूमुलेटेड कर्मास बन जाते हैं। अब आपको ये पता होगा कि दारा कारक, उपपद लग्न, आरूढ़ा ऑफ द 7th हाउस या दारापद। आप दारापद भी अगर एक बार देखेंगे तो दारापद इज व्हाट? दारापद टेल्स यू अबाउट योर फिजिकल रिलेशंस। फिजिकल रिलेशंस के बारे में बताता है, स्पेशली ऐसे रिलेशंस जो 1 ईयर से कम चले, 1 साल से कम चले। सो अगर आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो एंड यू बीन इन अ रिलेशनशिप जो कि 10 साल 12 साल चला है, तो आप समझ लीजिए आप पहली मैरिज को, डाइवोर्स के बारे में उससे पूछने जा रहे हो। जो भी होगा वो देख के ही, दशाओं को तुरंत देख के पिकअप कर लेगा कि सेकंड यूएल एक्टिवेट होने वाली है, इसीलिए सेपरेशन आ रहा है। क्योंकि इन द हिंदू सिस्टम एक तरह की मैरिज नहीं है। इट नॉट जस्ट कि ब्रह्म विवाह है कि भाई सोसाइटी एक्सेप्टेड मैरिज है। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस, एंड उसके बारे में हम सेशन बनाएंगे कि किस पर्सन के लिए कौन सी मैरिज जो होगी वो सबसे बेस्ट होके निकलेगी। कि यही मैरिज आपके लिए एक्चुअल में प्लान्ड मैरिज है, सिस्टम्ड मैरिज है। तो इसी की तरफ अगर आप रहते हो तो आप अर्ली मैरिज की तरफ जा सकते हो। और वही होता है अराउंड द 12, 15, 16, 18 इस पर्टिकुलर ईयर के अंदर रिलेशन बनना। और पहले के समय इसी एज के अंदर, इसी ब्रैकेट में बाल विवाह, द कॉन्सेप्ट ऑफ द बाल विवाह वो उस समय था। तो वो कॉन्सेप्ट एक्चुअल में इसी दारा कारक को कहीं ना कहीं कमजोर करने के लिए, वीक करने के लिए था। और ये आप अपने चार्ट में देख सकते हो। जब भी आपका जुपिटर शेडबल में कमजोर होगा, जब भी जुपिटर के पास पावर नहीं होगी, अब ये शेडबल क्या है, जुपिटर कैसे कमजोर होगा, अब सोचिए किस लेवल की एस्ट्रोलॉजी करी अब तक। ये यहां तक नहीं पता लोगों को कि षडबल क्या है। जुपिटर षडबल में अगर वीक होगा तो वो इंडिकेट करेगा कि इस पर्सन को द मेन टाइप ऑफ मैरिज इज द ब्रह्म विवाह, उससे कभी भी सपोर्ट नहीं आएगा। तो इस पर्सन को ऑप्शंस तलाश करने होंगे, रिलेशंस की तरफ जाना होगा। और अगर आपका दारा कारक भी कमजोर हो गया तो आप ये समझिए कि फिर रिलेशन बनने की संभावनाएं बहुत हद तक चार्ट के अंदर खत्म हो जाती हैं।
पहले जो रिलेशंस थे द बाल विवाह कॉन्सेप्ट में, उसमें कभी भी आप पूछ के देखिएगा अपने दादा से, जो मिलना था वो नहीं होता था। दारा कारका इज द प्लैनेट जो कि मिलने के लिए चाहिए, जो कि मिलने के लिए चाहिए, वो दारा कारक है। जिस इंसान का दारा कारक पीड़ित होगा, कमजोर होगा, खत्म हो गया होगा, वो पर्सन जब भी किसी से मिलेगा कुछ ही समय बाद रिलेशन जो है कट ऑफ हो जाएंगे, सस्टेन नहीं कर पाएंगे, तो मैरिज की तरफ तो वो जा ही नहीं पाएंगे। तो या तो आपका दारा कारक चलेगा तो आपके लिए रिलेशनशिप के लिए बहुत बढ़िया है, या फिर आपका जुपिटर स्ट्रांग होना चाहिए, फिर वो बाल विवाह ब्रह्म विवाह के लिए काफ़ी अच्छा है, जिसके अंदर सोसाइटी से वैलिडेट हो जाती है मैरिज एंड चीज़ें जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि दारा कारक और जुपिटर में किस तरह का एक विरोध हमेशा बना रहता है। जिस चार्ट में दारा कारक की पावर बहुत ज़्यादा होगी, षडबल के अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी, वो चार्ट डेफिनेटली रिलेशंस को सस्टेन करेगा। और जिस चार्ट में दारा कारक की स्ट्रेंथ कम होगी, उसमें जुपिटर पावरफुल होगा, वहाँ पे कहीं ना कहीं सोसाइटी से बिना मिले जो ये नए कॉन्सेप्ट है मैट्रिमोनियल साइड पे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, भाई नहीं जाना चाहिए, बिकॉज एट द एंड आपको मिलना पड़ेगा और वहाँ आपका दारा कारक फेल कर रहा है, क्योंकि मैट्रिमोनियल साइड पे यू नीड अ स्ट्रॉन्ग दारा कारक, बट वो कमजोर है, वर्क नहीं कर पा रहा है, और अगर वो वर्क नहीं कर पा रहा है तो मैट्रिमोनियल साइड भी वर्क नहीं करेगी। तो सीधा आंसर बनता है कि भाई आपके रिलेटिव्स, आपके फादर मदर, यही किसी पर्सन को ले आए वो दी बेस्ट है, और वो भी आपको दशाओं से ही पता लगेगा। तो इन चीज़ों का फ़र्क आता है प्लैनेट से, दारा कारक से, इन ऊर्जाओं से। केवल ये जान लेने से कि व्हाट इज़ माई दारा कारका, वेयर इज़ माई दारा कारका, चीज़ें इजी और हेल्प अप नहीं हो जाती। हाँ, उनसे कुछ सिचुएशंस बेटर हो जाती है, जस्ट हैव अ क्लियर पिक्चर कि भाई वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, लेकिन फिर भी उसे नहीं कहा जा सकता कि आपको क्लियर पिक्चर आ गई है कि मैरिज कैसे चलती है या वो कैसे होती है। उसमें वही कन्फ्यूज़न, वही समस्याएँ जो हैं वो बनी रहती हैं। और कोई भी रिलेशन अगर 1 ईयर से ज़्यादा चला है, 1 ईयर से ज़्यादा अगर वो चला हुआ है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि वो मैरिज में काउंट होगा ही होगा। वो यूएल से आता है, वो काउंट होगा, एंड उसके बाद आपको किसी सेकंड कनेक्शन के लिए मूव करना चाहिए, देखना चाहिए अपने चार्ट के अंदर ये इज देयर एनी पॉसिबिलिटी, कोई नई पॉसिबिलिटीज़ हैं क्या, नहीं है। तो ये एक पॉइंट हुआ। अब द सेकंड इज द, मैं उन चार्ट के बारे में आपको बता रहा था जिनमें एक थप्पड़ और पर्सन का जीवन ही चेंज हो गया अबाउट द रिलेशनशिप। तो ऐसा चार्ट किनका है? वेल, संजीव कुमार जी का। उनके चार्ट के अंदर जुपिटर इज द दारा कारका, और जुपिटर इज इन कैप्रिकॉन, नीच राशि, एंड नीच नवांशा इन द लग्ना। तो नीच नवांशा, नीच राशि आप कहेंगे वर्गोत्तम हो गया साहब, कैप्रिकॉन में है, वहाँ भी कैप्रिकॉन में है। एक्चुअल में वर्गोत्तम दारा कारक जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। पर्सन इंटरेस्टेड रहता है वर्गोत्तम प्लैनेट के टुवर्ड, सो पर्सन इज इंटरेस्टेड टुवर्ड रिलेशनशिप, पर्सन इज गिविंग एनर्जी एफर्ट्स फ्रॉम हिज साइड, लेकिन वो वीक है, एट द एंड वो वीक है, कमजोर है। तो उनको एक थप्पड़ का पड़ना, एक बार प्रपोजल का रिजेक्ट होना, उसके बाद थप्पड़ का पड़ना, और वो भी सो इट चेंज्ड द आउटलुक टुवर्ड द फेमिनाइन एनर्जी, वही बदल गया। अब उसके बाद पर्सन मैरिज में जा ही नहीं सकता। अब आप देखते रहिए 7th हाउस को, और दारा कारका इतना मैलेफिक है, इतना पीड़ित है कि उसने पूरे मैरिज के कॉन्सेप्ट को ही चेंज करके रख दिया। तो ये हो सकता है। सेकंड इज द चार्ट ऑफ, सेकंड विल टेक द चार्ट ऑफ चंद्रशेखर भारती जी, स्पिरिचुअल लीडर थे, और स्पिरिचुअल लीडर के अंदर भी एक श्रृंगेरी पीठ जो है उसके शंकराचार्य। अब इनके चार्ट के अंदर यू विल सी दैट दारा कारका इज प्लैनेट सूर्य, ठीक है, और वो है लिब्रा के अंदर, लगन के अंदर बैठा हुआ है, और लिब्रा ही नवमांश में है, नीच की राशि लिब्रा, नीच का नवमांश लिब्रा, एंड सूर्य जैसा प्लैनेट। इट इज इंडिकेटिंग ए टाइप ऑफ सेपरेशन, ये भी सेपरेशन दिखाता है, वहाँ पे भी मैरिज में पर्सन नहीं जा पाते हैं। थर्ड इज द चार्ट ऑफ, अगर आप कहेंगे थर्ड हम चार्ट लेते हैं आदि शंकराचार्य जी का, तो उनके चार्ट के अंदर कहाँ पे है? दारा कारक 11th हाउस के अंदर। दारा कारक प्लैनेट कौन सा है? राहु इज द दारा कारका। राहु इन द दारा कारका सीरीज इंडिकेट्स द चीटिंग फैक्टर, कि यहाँ पे चीटिंग पर्सन के साथ हो सकती है, तो उसको संभल के रहना चाहिए, आराम से रहना चाहिए। और ये यहाँ पे होता भी है, ये वर्क भी करता है, और वहाँ पे भी मैरिज जो है वो नहीं हो पाती। अब कोई पर्सन होगा वो कहेगा भाई राहु तो दारा कारक हो नहीं सकता। वेल, राहु दारा कारक ना हो ऐसा नहीं हो सकता। राहु दारा कारक और राहु आत्मकारक बनेगा ही बनेगा। केतु नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? बिकॉज केतु इज अ प्लैनेट जो कि मोक्षदायी होता है, इसके पीछे कोई प्लैनेट खड़ा ही नहीं हो सकता। तो केतु गिव्स यू लिबरेशन। जब आप लिबरेशन ही पा जाओगे तो फिर आप रिलेशन कैसे बनाओगे? सो केतु का कैंप हमेशा खाली होता है। केतु किसी से बात नहीं कर सकता है। केतु की पर्टिकुलर दशा के अंदर बने हुए रिलेशंस जो हैं वो एक्सट्रीमली तो कार्मिक होते हैं, और उनके अंदर कोई सेंस ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होता, उनके अंदर सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। क्योंकि अगर वो अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे तो वो बातचीतों से नहीं बनेगी, वो इंट्यूशन से बनेगी। बनी तो बनी, नहीं बनी तो नहीं बनी।
उसमें आप कम्युनिकेशन से बना ही नहीं सकते उस चीज़ को। तो ये एक पॉइंट है। नाउ थर्ड इज़ द चार्ट ऑफ फेमस सलमान खान, सब बैचलर्स का नेता। उस पर्सन का हर इंसान नाम ले देता है, जब ये मैरिज करेगा तो मैं करूँगा। तो यहाँ पे सलमान खान के चार्ट के अंदर जुपिटर इज द तारका इन द 11th हाउस, एंड आई टोल्ड यू इन वन सेशन कि भाई 11th हाउस का जो भी प्लानट होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बिकॉज दीज आर द हाउसेज जो मैच्योर तो जल्दी हो जाते हैं, लेकिन इन हाउसेज का पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर बहुत जल्दी ट्रिगर अप नहीं हो पाता है। तो अब आपको एक क्लियर पिक्चर लगी होगी, क्लियर अंडरस्टैंडिंग आई होगी कि कैसे आपका धारक कारक 3 व्यवस्थाओं को बदल सकता है, कैसे उसकी ऊर्जाएं जो है वो थोड़ी चेंज अप हो सकती हैं और हमारी सिचुएशंस को बूम चेंज कर सकती है। तो नाउ विल टॉक अबाउट द धारक कारक। सो धारक कारक क्या है? देखिए गाइस, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अपने बर्थ चार्ट को आप ओपन कर लीजिए, ठीक है। अब आपको अपने बर्थ चार्ट में प्लैनेट्स को देखना है। आपको प्लैनेट्स की एक सीरीज मिल जाएगी जिसके अंदर प्लैनेट है, प्लैनेट के आगे उसकी डिग्रीज लिखी होंगी, 24 डिग्री 25 डिग्री ऐसे करके 24-25 लिखा होगा। मैक्सिमम 30 होता है और शुरुआत 0 से होती है, बिल्कुल 0। अब आपको क्या देखना है? वो प्लैनेट जिसकी डिग्री सबसे कम है, लाइक 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जिसकी सबसे कम है वो आपका धारक कारक बनेगा, ठीक है। राहु के लिए कॉन्सेप्ट थोड़ा सा उल्टा होता है, बिकॉज राहु हर राशि में उल्टा चलता है। लाइक राहु कैंसर से लियो में नहीं जाएगा, वो लियो से कैंसर में जाएगा, वो उल्टा चलता है। अब राहु के लिए क्या कॉन्सेप्ट हो गया कि राहु की डिग्रीज को 30 में से घटा लीजिए। द टॉप डिग्री इज द 30, उसमें से आपको राहु की डिग्रीज को माइनस कर लेना है। तो आपको मिल जाएगा भाई राहु क्या धारक कारक है। जो बची हुई डिग्रीज हैं वो राहु की एक्चुअल डिग्रीज है। राहु इज अ शैडो प्लैनेट, जो भी काम करता है शैडो की तरह करता है, इल्यूजन दे देता है, कंफ्यूजन दे देता है, बट हम कंफ्यूज नहीं होंगे ना। हमें तो पता है कि 30 में से घटाएंगे तो राहु का असली चरित्र सामने आएगा। राहु की डिग्रीज को 30 में से घटा के देखना चाहिए, जब भी कंजंक्शन हो तब भी घटा के देखिए। तो आप 30 में से राहु की डिग्रीज को हटा लीजिए। अब आपको जो बची हुई डिग्री है वो देखनी है। लाइक अगर आपका राहु 27 डिग्री का है तो 30 में से 27 हटा लीजिए, बचेगा कितना? 3। तो 3 मीन्स उसकी डिग्री कम है। अगर इस चार्ट में, आपके चार्ट में 3 डिग्री से कम कोई डिग्री ही नहीं है तो राहु आपका धारक कारक है। और अगर 3 से कम भी कोई प्लैनेट है, लाइक सूर्य है, साहब मेरा तो 2 डिग्री पे, तो अब फिर आपका प्लैनेट कौन बना? धारक कारक सूर्य। इस पूरे काम को इजी करने के लिए मैं एक सॉफ्टवेयर की लिंक इन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन से उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लीजिए, कंप्यूटर के ऊपर डाउनलोड कर लीजिए, अपना चार्ट बना लीजिए, उसमें आपको लिखा आ जाएगा धारक कारक। और अगर PL7 पाराशर लाइट का यूज़ करते हो तो वहाँ पे भी अष्ट प्लैनेट सिस्टम को फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे भी आपको लिखा आ जाएगा कि आपका धारक कारक कौन है। अगर आप 7 को फॉलो करना चाहें, आपकी इच्छा है, जैसा आपको सही लगे आप वैसा फॉलो करिए। सो ये होता है धारक कारक को पता करना। अब इस धारक कारक से पता क्या लगेगा? इससे आपके रिलेशनशिप का स्टेटस पता लगेगा। जैसा धारक कारक वैसी एनर्जी को मैं अट्रैक्ट करता हूँ, वैसी एनर्जी को मैं पुल करता हूँ। सूर्य मेरा धारक कारक है। मुझे एक ऐसा पर्सन चाहिए जो कि सूर्य जैसी ऊर्जाओं को मुझे प्रोवाइड कर सके। आई एम समवन लुकिंग फॉर सूर्य, सन, सूर्य की तरफ मैं लुक कर रहा हूँ। और जब भी मैं मैनिफेस्टेशन करूंगा, जिस प्लैनेट को मैं मैनिफेस्ट करना चाह रहा हूँ, मैं उसी के अनुरूप उस मैनिफेस्टेशन को करूंगा। इफ यू आर मैनिफेस्टिंग सूर्य देन यू हैव टू गो लाइक प्लैनेट सूर्य। सूर्य की तरह आपको चलना होगा। अब सूर्य कैसा प्लैनेट है? सूर्य इज अ प्लैनेट जो कि हर स्टेट में जो कैपिटल सिटी होती है वहाँ पे बैठता है। लाइक अगर इंडिया की बात करेंगे तो आपको दिल्ली में मिलेगा। अगर आप बात करेंगे राजस्थान की तो वो आपको जयपुर में मिलेगा, क्योंकि वो स्टेट में बैठता है, स्टेट के कैपिटल में बैठता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एनर्जीज, अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए अपने स्टेट के कैपिटल को जानने के बारे में। अपनी पूरी एनर्जीज आपको वहीं पे लगा देनी चाहिए कि भाई कोई पर्सन अगर मुझे मिलेगा तो वो इस पर्टिकुलर जोन से मिल सकता है, इस पर्टिकुलर एरिया से मिल सकता है। थर्ड थिंग इज सूर्य की रेमेडीज करनी चाहिए, सूर्य के उपाय करने चाहिए और सूर्य जैसी रिदम को फॉलो कर लेना चाहिए। सूर्य इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। अब कोई पर्सन कहे कि मेरा सूर्य धारक कारक है बट आई एम पूरी तरह मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, तो होगा क्या कि कोई रिलेशन तो आपका बन जाएगा, बट एज लॉन्ग एज द रिलेशनशिप, जैसे ही वो बनता है, सून एज द रिलेशनशिप फॉर्म्ड, वो ब्रेक हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे आपके पर्सन को डिसिप्लिन चाहिए। द पर्सन इज लुकिंग फॉर कमिटमेंट, द पर्सन इज लुकिंग फॉर बिल्कुल राइट तरह की अप्रोच जिसमें आप बातचीत कर रहे हो, आप एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो। सो दिस इज व्हाट द पर्सन इज लुकिंग फॉर। इफ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग हिम द सूर्य और हर द सूर्य, देन दिक्कतें आ जाएंगी। तो हर प्लैनेट का अपने अनुकूल अपनी तरीके से चलना होता है। तो लेट्स टॉक अबाउट एवरी प्लैनेट। सो इफ सूर्य इज योर धारक कारक, अगर सूर्य आपका धारक कारक है तो यह पर्सन इज समवन जो कि सूर्य की एनर्जीज को अपने जीवन में चाहता है। नाउ व्हाट अबाउट सूर्य इज एनर्जी?
सूरज प्लैनेट जो कि थोड़ा सा डार्क साइड पे ईगोइस्टिक है, उसके अंदर से डोमिनेंस का फ्लो होता है, तो ये उसके डार्क ट्रेड्स हो गए। उसके पॉजिटिव ट्रेड्स क्या है कि द पर्सन इज मोर इनटू डिसिप्लिन एनर्जीज हैं उसके पास। आप कह सकते हैं कि इसके अंदर डिसिप्लिन मुझे देखने को मिलेगा, इसके अंदर कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होगी, हर चीज़ को स्ट्रक्चर में काम डालने की कोशिश, स्ट्रक्चर में करने की कोशिश करेगा। ऐसा नहीं करेगा कि भाई लाइफ को मैसी कर दे, मैसी करने की आदत नहीं होगी, लाइफ को स्ट्रक्चर देने की आदत होगी। तो यहाँ पे अच्छे काम क्या हो सकता है कि एक यार भाग्य को बूस्ट मिल सकता है, ये इसके पॉजिटिव ट्रेड्स बनता है। इसका बॉडी अपीयरेंस कैसा है, बॉडी कैसी दिखाई देती है, बॉडी के अंदर द तत्व इज द राजसिक तत्व। तो राजसिक तत्व है तो अपनी फैमिली में भी ओवर पैम्पर्ड होगा, अपने एनवायरनमेंट में ओवर पैम्पर्ड होगा। इसकी एनर्जीज ऐसी होंगी कि भाई इसको पैम्पर किया जाएगा। सिबलिंग्स में एल्डेस्ट यंगेस्ट हो सकता है, सिंगल चाइल्ड हो सकता है, क्योंकि एनर्जीज इस तरह की है कि पर्सन को हमेशा वो पैम्प एनर्जीज मिलती हैं। और यहाँ पे जो कार्मिक कनेक्ट बनेगा वो कहीं ना कहीं फादर सन का टाइप का कार्मिक कनेक्शन है, और आपको सबसे ज़्यादा समस्या इसी पर्सन के फादर से आ सकती है। बिकॉज एट द एंड सूर्य इज योर डीके, सूर्य इज योर दारा कारक। सो द मोमेंट यू एंटर इन अ रिलेशनशिप, द मोमेंट यू एंटर इन अ फ्रेंड सर्कल, किसी भी फ्रेंड ग्रुप में आप जाते हो, you start comparing your father and their father, what their father did for them, what your father doing for you, वो कंपैरिजन चालू हो जाता है। तो कार्मिक ट्रिगर में कहीं ना कहीं ये सूर्य को ही कार्मिक रूप से ट्रिगर अप भी करेगा। तो इन चीज़ों का हम पता कर सकते हैं ना, लेकिन इसमें मैरिज डायनामिक्स में सबसे वीक इशू पता है क्या है, एंड द वीकनेस इज द और द इशू इज प्लैनेट सूर्य की दो वाइफ है, शैडो, शैडो इज वाइफ ऑफ प्लैनेट सूर्य, छाया। ये सबसे बड़ी समस्या है कि सूर्य जब भी आपका डीके बनता है आपको सेपरेशन को फेस करना पड़ता है लाइफ में एक बार। वाइफ के अंदर एक से अधिक मल्टीपल रिलेशंस देखने को मिलते हैं पर्सन के, और वो भी ऐसा हो सकता है, किसी इस तरह से हो सकता है जिसमें सेम ही एनर्जी का पर्सन आपके लाइफ में वापस से एंटर कर जाए। सो इफ सूर्य इज योर दार कार का, यू आर लुकिंग फॉर कि भाई मेरी एक मैरिज फेल हो गई है, एक रिलेशन फेल हो गया, दूसरे की तरफ मैं इन्वेस्ट करूँ या नहीं करूँ। हो सकता है कि दूसरा पर्सन भी पहले जैसा ही रोल परफॉर्म करने लग जाए, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सेपरेशन आता है, एंड सेपरेशन कम्स कॉज ऑफ द कम्युनिकेशन गैप, कम्युनिकेशन एरर। वो यहाँ पे सबसे बड़ा यू से टफ रोल प्रोवाइड करती है, टफ रोल प्ले आउट करती है। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या यही बन के निकलती है। सो दिस इज व्हाट द सूर्य धाराकार का लुक्स लाइक। मैनिफेस्ट अगर इसको आपको करना है तो मैनिफेस्ट करने के लिए बेस्ट टू बेस्ट इज, अगर इसके कर्मा खत्म करने हैं, लाइक यू आर समवन इन द रिलेशन विद कॉज ऑफ सूर्य एंड यू आर आस्किंग कि भाई इसके कर्मा खत्म हो, इसका कार्मिक चैप्टर जो है वो क्लोज हो जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, वनमुखी रुद्राक्ष पे मंत्र जाप करने चाहिए, वनमुखी पे, एकल मुखी पे। और सेकंड क्या उपाय हो सकता है, बेस्ट टू बेस्ट इज सूर्य को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करिए। वो कैसे किया जा सकता है, आई टोल्ड यू व्हाट सूर्य इज। सूर्य के लिए सूर्य जैसे बनोगे, सूर्य जैसे चलोगे तो उसे मैनिफेस्ट कर पाओगे, नहीं तो वो मैनिफेस्टेशन की पावर जो है वर्क नहीं करेगी। इफ मून इज योर दारा कारक, यू आर समवन इंटरेस्टेड इन द एनर्जीज ऑफ प्लैनेट मून। और मून क्या किसी का दारा कारक रहा है, जैसे कि सूर्य के बारे में द पी चिदम्बरम, उनका सूर्य दारा कारक है। अब उनकी वाइफ जो है वो है, उनका नाम है नलिनी चिदम्बरम। अब उनको अगर आप उनके मतलब गूगल अप करोगे तो वो जो है वो डॉटर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज है। अब आप समझिए, द डॉटर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज मीन्स पी चिदम्बरम डेफिनेटली हमेशा सोचेंगे कि भाई इस पर्सन का तो फादर जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज है और मेरी लाइफ में कुछ ऐसा है नहीं। तो यहाँ पे वही एक टसल का रीज़न बन सकता है। ओवरऑल लुक वाइज यू कैन सी, भाई लुक जो है वो सूर्य जैसा ही दिखाई देगा, तो लुक के अंदर वो बोल्ड होना दिखाई देगा। और मोस्ट केसेस में तो आपको जो पर्सन है वो कम हेल्थी दिखाई देता है, उसकी हेल्थ जो है कम दिखाई देती है, बिकॉज वो असर्टिव है, डोमिनेंट है और वो बोल्ड है, बाय नेचर बोल्ड है। और ऐसे पर्सन के साथ युद्ध लड़ना फायदेमंद ही नहीं है ना, उससे कोई फायदा ही नहीं मिलेगा, तो इसको ध्यान रखना चाहिए ना। द सेकंड इज द मून डीके। मून डीके क्या कर सकता है, वेल मून दारा कारक होगा तो आप ऐसी एनर्जीज को अट्रैक्ट करोगे जो कि बाय नेचर मून जैसी हैं, पोएटिक हैं, सॉफ्ट हैं, स्वीट हैं, एंजॉयमेंट कराती हैं, एंजॉय करने देती हैं आपको। पॉजिटिव ट्रेड्स क्या हो सकता है कि भाई यार एट द एंड ये पर्सन पोएटिक है, एट द एंड ये पर्सन जो है वो कूल माइंडसेट को रखता है। और नेगेटिव ट्रेड्स क्या हो सकते हैं कि मून के सरफेस पे एक स्पॉट है, तो अपीयरेंस में मून और वीनस दोनों आपको ब्यूटी प्रोवाइड करते हैं, बट मून की ब्यूटी में कहीं ना कहीं ब्लैक स्पॉट होता है। तो आप कह सकते हैं कि अपीयरेंस के अंदर कुछ ऐसा होगा फेस पे जो कि मुझे पसंद नहीं आता है, जो कि कोई तिल हो गया, कोई स्पॉट हो गया, कुछ ऐसा हो सकता है यहाँ पे।
तो ये इसका एक नेगेटिव साइड बनता है। सेकंड नेगेटिव साइड इज द मूड स्विंग, ये सेकंड नेगेटिव साइड है। थर्ड नेगेटिव साइड और मैरिज का मेन कंसर्न पता है, मेन इशू कहाँ से आता है? दैट कम्स फ्रॉम द वे प्लैनेट मून बिहेव्स विद। मून की कितनी पत्नी है पता है आपको? 28, 27 प्लस 1, 28 पत्नियां, और इनको अपने इनलॉज की तरफ से श्राप लगा है। जिस भी पर्सन के चार्ट में मून प्रोमिनेंट होता है उसके इनलॉज की तरफ से उसे श्राप लगता ही लगता है। तो या तो आपको लगेगा या आपकी वजह से आपके पर्सन को लगेगा, ये होके रहेगा। सो ये होता है जब भी मून दारा कारक बन जाता है। अब ये क्या किसी फेमस चार्ट के अंदर है? आई थिंक यस, दिस इज इन अ फेमस चार्ट, और ये है क्या नाम है पता नहीं, यहाँ पे मोजाबीन बानो, आई पुट द चार्ट। तो उनके चार्ट के अंदर ये है, और मून इज द दाराकार का इन द कैंसर नवामशा के अंदर, और इनके जो स्पाउस है उनका नाम है कमल अमरोही, और ये जो है ये पोएटिक हैं, और ये काफ़ी फेमस चार्ट है। तो आप समझ सकते हैं कैसे मून का दारा कारक होना पर्सन को एक ऐसे पर्सन के साथ कनेक्ट कर देता है, और ये सब रिलेशनशिप्स वाले कनेक्शंस हैं। तो ये उनको ऐसे कनेक्शंस में पुट कर देता है जहाँ पे पर्सन जो है वो एक पोएटिक बाय नेचर, जिस पर्सन का प्रोफेशन ही पोएटिक है, वो पोएट हैं, उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये मून की ऊर्जाओं से निकलता है। अब थर्ड बात आती है प्लैनेट मंगल की। मंगल एज अ दारा कारक कैसा परफॉर्म करते हैं? देखिएगा, इस मंगल जब भी चार्ट के अंदर दारा कारक बनेंगे तो यू आर समवन जो कि मंगल की एनर्जीज की तरफ अट्रैक्टेड हो। बहुत अच्छी बात है कि आप मंगल की तरफ अट्रैक्टेड हो। अब मंगल क्या कर सकते हैं आपके जीवन के अंदर? मंगल जस्ट कैन मेक योर लाइफ ईजी, वो बहुत आपकी लाइफ को ईजी कर सकते हैं। कैसे ईजी कर सकते हैं? बिकॉज पॉजिटिव ट्रेड्स के अंदर पर्सन जो है लुक वाइज हेल्दी बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देगा, स्ट्रक्चर्ड बॉडी दिखाई देगी, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड हो सकता है कि उनके अंदर एनर्जीज बहुत ज़्यादा हो, असर्टिव हो, और इनिशिएटिव अपनी तरफ से लेते हो। तो कभी कभी जो कम्युनिकेशन एरर होती है ना, गैप बनता है, वो यहाँ नहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज द पर्सन इज समवन जो कि अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेने को रेडी है। थर्ड थिंग इज प्लैनेट मंगल एक अच्छे कमांडर है। तो यहाँ पे पर्सन ऐसा देखने को मिल सकता है दैट इज योर कमांडर, कि आप उनके किंग बन सकते हो। और मंगल अप्रिशिएट, कि अगर कोई मंगल को डोमिनेट करे या फिर डायरेक्शन दे तो मंगल उसको अप्रिशिएट करते हैं। एट द एंड मंगल इज इन द कमांडर पोजिशन ऑलवेज। तो ये कुछ अच्छा हो सकता है। फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है कि भाई यहाँ पर प्लैनेट मंगल की वजह से मुझे ऐसा पर्सन नहीं देखने को मिलेगा जो कि हमेशा वर्ड्स में लगा रहे। रिलेशनशिप्स में जो मेन इश्यूज आता है वो आता है कि भाई रिलेशन मैरिज में कभी टर्न ही नहीं कर पाता, एंड ये होता है क्योंकि एनर्जी पर्सन नहीं दे पाता है, किसी चीज़ को होल्ड अप नहीं कर पाता है। मंगल के साथ ये नहीं देखने को मिलता। मंगल जस्ट टेक्स रिलेशन टू अ नेक्स्ट लेवल और मैरिज पे ले जाता है। अब यहाँ पे नेगेटिव ट्रेड्स क्या होता है? मंगल से आता है मांगलिक दोष। और मांगलिक दोष पता है क्यों होता है? मांगलिक दोष इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग कि आपने किसी पर्सन का तख्ता पलट करा है, किसी पर्सन को आपने उसके ऊंचे स्थान से नीचे गिरा दिया है। पहले करते थे, कमांडर्स करते थे। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप देखेंगे कि भाई कमांडर्स ने अपने राजा का तख्ता पलट कर दिया, हटा दिया, राजा को फेंक दिया शहर से बाहर। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है। अगर ये कहीं पे भी चैनलाइज हो गया तो फिर अननेसेसरी इश्यूज और टसल्स आते हैं, और उनमें कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा, कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा और ज़्यादा होगा, लेकिन वो हमेशा ऐसा होगा कि भाई तू मेरे जो स्टेटस और पावर है इसको ख़त्म करने पे उतार हुआ है। तो भाग्य उदय आफ्टर मैरिज ये सबसे बड़ी समस्या यहाँ बन जाती है। बिकॉज अ पर्सन लुक्स लाइक, उसको बहुत बड़ी समस्या है इस बात से कि भाई मेरा भाग्य उदय क्यों नहीं हुआ, मेरे लिए पर्सन अगेंस्ट क्यों हो गया, मेरी पावर, मेरा स्टेटस, मेरी शक्तियाँ कमज़ोर क्यों होती जा रही हैं। ये उसके लिए समस्या बन जाती है, और यहाँ पर ये समस्या हमारी मैरिज को डिस्टर्ब कर देती है। मंगल के साथ मैरिज में सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन अगर कोई है तो वो यही है। इसके अलावा मंगल के साथ मैरिज में कोई भी कॉम्प्लिकेशन इवन द स्टोरीज भी नहीं है, कहानियों में भी नहीं है। तो यहाँ पर मांगलिक दोष का उपाय एक वह उपाय है जिसको करने से आई थिंक सारी चीज़ें आपके कंट्रोल के अंदर आ जाती हैं। मंगल किसी का दारा कारक है क्या? क्या मंगल किसी का दारा कारक है? वेल, मंगल है दारा कारक, और वो है संजय गांधी जी के चार्ट का। उनकी रिलेशनशिप मैरिज में गई या नहीं गई? गई। कहाँ पे बैठा हुआ है? लगन में बैठा हुआ है, कैप्रिकॉन राशि के अंदर बैठा हुआ है। नहीं, मंगल इज इन द 12th हाउस, सॉरी, मंगल जो है उनका 12th हाउस के अंदर है। उनके लिए मंगल दारा कारक है, और राशि कौन सी है? धनु राशि है। अब मंगल का दारा कारक होना इन द 12th हाउस इज इंडिकेटिंग कि पर्सन जो है वो ऐसे पर्सन को लेके आएगा जिसके अंदर मंगल की एनर्जीज विद्यमान होंगी। अब आप उनकी वाइफ को देख लीजिए, उनके स्पाउस को देख लीजिए, मेनका गांधी जी को देख लीजिए, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करेंगे आपके भी स्पाउस की एक्टिविटीज़ के अंदर।
बिकॉज एट द एंड प्लैनेट आर सेम। जुपिटर अगर आपके धारा कारक हो गए तो क्या आपकी रिलेशनशिप डायनामिक्स बनेगी? देखिए ये जो प्लैनेट है वो ब्रह्म विवाह के प्लैनेट है, जो कि सोसाइटी एक्सेप्टेड मैरिज होती है। तो जुपिटर का धारा कारक होना कहीं ना कहीं मैरिज के डायमेंशन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। रिलेशनशिप से चीजों को मैरिज में पहुंचाने के लिए जुपिटर की आवश्यकता हमें होती है, जो कि आपका धारा कारक बन गया है। ये कितनी अच्छी बात हुई है कि आपके धारा कारक ने वही वर्क जो है वो संभाल लिया कि भाई ठीक है मैं खुद ही वो प्लैनेट बन जाता हूँ। सेकंड थिंग इज जुपिटर का धारा कारक होना हमेशा इंटेलेक्चुअल एनर्जीज की तरफ आपके इंटरेस्ट को रखेगा कि भाई मुझे इंटेलेक्चुअल कनेक्शंस की तरफ जाना है, और इंटेलेक्चुअल कनेक्शन बुद्ध से भी आते हैं। तो जुपिटर और बुद्ध दोनों में क्या फर्क है? जुपिटर के जो इंटेलेक्चुअल कनेक्शंस हैं वो आपको थोड़े से ऑर्थोडॉक्स दिखाई देंगे, थोड़े से रिजिड दिखाई देंगे, और बुद्ध के जो इंटेलेक्चुअल कनेक्शंस होते हैं, बुद्ध का जो ज्ञान होता है वो बाहर से भी आ सकता है। आई सीन चार्ट जिनमें जुपिटर इज द धारा कारक, जुपिटर धारा कारक है, और वहां पर मैरिज के बाद में वो जो होता है ना कि भाई अगर किसी पर्सन का धर्म दूसरा है तो आप उस धर्म को उसको एक्सेप्ट करके रखने दीजिए, नहीं वो नहीं होगा। आपको वो धर्म जो है चेंज कराने वाले लोग मिलेंगे, अपनी जैसी बातों के अंदर फिट करने वाले लोग मिलेंगे। तो आपके इंटेलेक्चुअल ऑरा को अगर बहुत स्ट्रांग है तो ठीक है, और अगर वो बहुत स्ट्रांग नहीं है तो उसको रिजेक्शंस फेस करने पड़ेंगे, वहां पे वो चैलेंजेस लेके आता है। सो इफ यू आर समवन जिसको इच्छा है, मुझे लगता है होगी, कि भाई उसकी जो बुद्धि है, उसकी जो थॉट प्रोसेस है उसको एक्सेप्ट किया जाए, अप्रिशिएट किया जाए, तो ऐसे ही पर्सन को देखना चाहिए जो कि आपके थॉट प्रोसेस के साथ अलाइन कर पाए। अदरवाइज एक बैटल स्टार्ट हो जाती है जिसमें मैं ज़्यादा बुद्धिमान, तू ज़्यादा बुद्धिमान, मैं बेस्ट, तू बेस्ट, मेरा धर्म बेस्ट, तेरा धर्म बेस्ट, ये चीज़ें आफ्टर मैरिज देखने को मिल जाती हैं। तो इसका भी यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। तो पॉजिटिव ट्रेट क्या हो सकता है? देखिए पॉजिटिव ट्रेट में सबसे पहले पर्सन अपीयरेंस की बात करता है कि भाई अपीयरेंस पर्सन का कैसा होगा। तो अपीयरेंस के अंदर आपको मोस्टली ये जो लोग होंगे हेल्दी ही देखने को मिलेंगे, मतलब स्लिम ट्रिम या फिर मीडियम साइज बॉडी से स्ट्रॉन्ग, उससे अपर ही जाते हुए आपको दिखाई देंगे जुपिटर के लोग। सेकंड इज इंटेलेक्चुअली बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये एक पॉजिटिव ट्रेट हो गया। थर्ड अबाउट द हाइट, कि भाई हाइट कितनी हो सकती है, तो 5'8", 5'9" से ऊपर ही मैंने ज़्यादातर जुपिटर धारा कारक वाले लोगों के कनेक्शंस को देखा है, तो वो भी एक एक्सेप्टेड फैक्ट है। फोर्थ पॉइंट होता है कि इनका इंटरेस्ट किस में सबसे ज़्यादा होता है। जुपिटर का सबसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो है वो चंद्रमा से आता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, या तो आप एक ऐसे पर्सन है जिसका आपकी मदर के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, और आपको अराउंड और आफ्टर रिलेशनशिप आपके मदर इन लॉ के साथ जो कनेक्शंस होंगे उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग अप या बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन देखने को मिलेगा। एंड द सेम अप्लाइज टू योर स्पाउस, योर पर्सन, उसके साथ भी यही होगा। तो किस पर्सन को घर में समझाना चाहिए? आई थिंक द मदर अगर बात को एक्सेप्ट कर ले तो जुपिटर को कोई दिक्कत नहीं। कहा भी जाता है कि अगर जुपिटर किसी का मैलेफिक हो गया है और उसका उसकी मदर के साथ अच्छा संबंध है तो वो पर्सन बहुत समस्याओं से मुक्त हो जाएगा, और अगर उसने अपनी मदर को बैडली ट्रीट करा तो वो जुपिटर उसके लिए खतरनाक बन जाएगा। तो अगर मदर के साथ संबंध अच्छे रखे जाते हैं तो आई थिंक दिस जुपिटर इज समथिंग जो कि बहुत जल्दी तो मैच्योर हो जाता है, और इसका जो मेन ट्राइन साइन है सैज, वो 24 ईयर पे ही मैच्योर हो जाता है। तो आई थिंक एक अर्ली एज में आपको मैरिज में और या फिर रिलेशनशिप में मैच्योर होने की ऊर्जा यहाँ देखने को मिलती है। नाउ कम्स द पॉइंट, इसमें समस्या क्या है साहब? सब कुछ अच्छा है तो कुछ नेगेटिव भी तो होगा। द नेगेटिव थिंग हैपन्स विद जुपिटर इज उनकी वाइफ तारा, और उनकी वाइफ तारा का उनके ही स्टूडेंट चंद्रमा के साथ संबंध। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द मल्टीपल हिडन रिलेशनशिप। यहाँ जुपिटर के साथ समस्या जो है वो कहीं ना कहीं एक हिडन रिलेशनशिप की आती है। कोई हिडन रिलेशन यहाँ पे रह सकता है, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। तो पॉजिटिव ट्रेड में तो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब ऐसा नहीं है कि सब कुछ यहाँ पॉजिटिव ही होगा। जुपिटर की मैरिज में सबसे बड़ा इशू जो है वो हिडन रिलेशन की वजह से आता है, फिर भी वो रिलेशन सस्टेन करता है। फिर भी आप समझिए जुपिटर का अपनी वाइफ के साथ जो संबंध है वो बना रहता है और वो चलता रहता है। तो कोई भी ऐसा संबंध नहीं देखने को मिलेगा जिसमें 2 या 3 पर्सन एक साथ आपके अराउंड है, बट हाँ मल्टीपल रिलेशंस यहाँ पे रह सकते हैं। जुपिटर की एक समस्या है, और वो भी चंद्रमा के कारण। अगर आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स आते हैं, आपको चंद्रमा की दशा चल रही है, आप किसी रिलेशन में और एकदम से चंद्रमा की अंतर दशा आ गई, आप समझ लीजिएगा भाई अब ये कुछ ना कुछ जो है लोचा क्रिएट हो सकता है यहाँ पे। जुपिटर क्या किसी का धारा कारक है? वेल है जुपिटर धारा कारक। सलमान खान का, युवाओं का नेता सलमान खान, उसके चार्ट में 11th हाउस में जुपिटर है और वो धारा कारक है। अब वहां पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जुपिटर बीइंग द धारा कारक, रिलेशन विद द डिफरेंट रिलीजन,
उनके रहे हैं, लेकिन उन रिलीजन्स को चेंज करना, कन्वर्ट करना, ये कहीं ना कहीं दिखाई देगा, इनसाइड दिखाई देगा। बाहर से सब पर्सन अच्छे लग सकते हैं बट इनसाइड जो है वो दिखाई देगा ही देगा। तो यहाँ पे ये एक पर्टिकुलर समस्या बनती है। एंड मल्टीपल रिलेशन, तो आप समझ सकते हैं किस तरह से हिडन रिलेशन इनके रहे हैं। 11th हाउस की वजह से मैरिज नहीं हो पाई। आप अपने चार्ट में देखिएगा किस हाउस के अंदर बैठा हुआ है, हो सकता है वहाँ पे नए इंसाइट आपको मिल पाए। इसके अलावा जुपिटर किसी का रहा है, संजीव कुमार जी के चार्ट में जुपिटर उनका दारा कारक था, बहुत पीड़ित था। पीड़ित मीन्स नीच का, रेट्रोग्रेड और लगन में ऐसा झटका दिया उस जुपिटर ने कि मैरिज की तरफ ही कभी नहीं गए। तो ये भी एक समस्या है जुपिटर की कि यहाँ पे जो अगर आपको इश्यूज आएंगे तो वो आपको सोसाइटी में दिखाई देंगे। लाइक रिजेक्शन ऐसे नहीं आएगा जैसे फोन पे हो गया, रिजेक्शन विल कम इन द सड़क पे रिजेक्शन, और उसका जो चोट है उसकी पर्सन को बहुत ज़्यादा लगती है। जैसे सलमान खान, जुपिटर दारा कारक, रिजेक्शन ऐसा आता है जो कि मीडिया में जिसकी चर्चा होती है और उसकी चर्चा आज तक होती रहती है। तो ये आप समझ सकते हैं जुपिटर जब दारा कारक होता है क्या कुछ पॉजिटिव भी हो सकता है। वेल आई थिंक मनीषा कोइराला, उनके चार्ट के अंदर जुपिटर इज द दारा कारक, 4th हाउस में। आई टोल्ड यू जुपिटर जितना मून के अराउंड होगा उतना अच्छा परफॉर्म करेगा, और यहाँ पे मैरिज जो होती भी है और आई थिंक सस्टेन भी कर जाती है। तो जुपिटर से मैरिज का सस्टेन करना दिखाई देता है, बट द टर्म एंड कंडीशन इज जुपिटर शुडंट बी वीक और afflicted or retrograde or combust like in the birth chart. The 5th planet is I think बुध। तो बुध महाराज से कैसे संबंध आ सकता है? वेल जब भी बुध आपका दारा कारक बनता है, यू आर समवन जो कि रिलेशनशिप के अंदर बुध की एनर्जीज को अप्रिशिएट करते हो। और बुध की एनर्जी मीन्स भाई कम्युनिकेशन होना चाहिए, भाई बातचीत जो है वो होती रहनी चाहिए, बातचीतों में कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड, बुध के 2 ज़ोडिएक साइन है, एक मिथुन है, एक वर्गो है। मिथुन इज ऑल अबाउट द फिजिकल रिलेशन एंड वर्गो इज ऑल अबाउट द क्रिटिकल इवैल्यूएशन। तो यह समवन जो कि अपने रिलेशन के अंदर द फिजिकल एनर्जीज को भी इंटरेस्ट रखते हो कि वो भी बनी रहे, और कहीं ना कहीं आप या आपके स्पाउस किसी न किसी पर्सन में वो आपको ओवर एनालिटिकल एनर्जीज दिखाई देंगे कि भाई छोटी छोटी बातों को देखे, जैसे पीछे लैंप रखा है तो लैंप को उठा के थोड़ा सा इधर रख देते हैं और अच्छा लगेगा। तो ये ऊर्जा जो है वो कहीं ना कहीं बुध दारा कारक में आती हैं। ओवरऑल इंटेलेक्चुअल प्लैनेट है तो इसका भी इंटेलेक्चुअल बेंड रहता है। ये चाहते हैं कि भाई बातचीत करने वाला कोई पर्सन हमको मिले जिसके साथ हम बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश कर पाएँ। यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेट्स क्या हैं कि बुध की वजह से पर्सन जो है वो चार्मिंग होता है। बुध, शुक्र और चंद्रमा, ये तीनों प्लैनेट पर्सन को अट्रैक्टिव बनाते हैं, और बुध का अट्रैक्शन इतना खतरनाक है, ये पर्सन कहीं ना कहीं फॉरगेट कर जाते हैं कि भाई बुध जब उनका जन्म होता है, जब बुध का जन्म होता है तो बुध के जन्म से पहले कोई भी बुध को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, और बुध के जन्म के बाद उनको एक्सेप्ट करने के लिए लड़ाई होने लग गई। तो बुध का जो चार्म है वो बहुत स्ट्रांग है। एक बार इनसे मिलने के बाद यू कैन से कि भाई जिस भी रिलेशनशिप में आप जाओगे, जिस भी पर्सन से आप मिलोगे, एक बार मिलने के बाद उसका जो चार्म है वो आपको टेक ओवर कर लेगा। सेकंड थिंग अबाउट प्लैनेट बुध इज एंड द पॉजिटिव ट्रेट इज कि बुध जो है वो कम्युनिकेशन को बनाए रखने वाला प्लैनेट है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर किसी कंडीशन में जिसमें राहु और केतु जेमिनी में आ गए हैं, या फिर राहु और प्लैनेट केतु वर्गो में आ गए हैं, इनके अलावा कम्युनिकेशन ब्रेक भी नहीं होगा। तो उसके लिए एक बार आपको सेशन को पूरा देखना चाहिए ताकि आप समझ पाएं कि बुध आपका कैसा वर्क कर रहा है। थर्ड थिंग अबाउट बुध इज यू कैन से कि भाई ये पर्सन जो है वो एज वाइज, एज फैक्टर के अंदर मुझसे यंग ही दिखाई देगा। ये भी बुध के अंदर है कि युवराज है तो यंग दिखाई देता है। आई थिंक पैम्पर्ड है तो पर्सन मोस्ट ऑफ द टाइम तो एल्डेस्ट यंगेस्ट किसी ऐसी पोजीशन पर रहता है। यंगेस्ट बहुत ज़्यादा रहते हैं अपने सिबलिंग्स के अंदर, यंगेस्ट हो सकता है, और हो सकता है कि भाई पर्सन ऐसा हो जो कि किसी भी एनवायरनमेंट में जाए और वो अपने ऊपर किसी और पर्सन को एक्सेप्ट कर ले, उसके डोमिनेंस को एक्सेप्ट कर ले। दो बुध इज नॉट समवन जो कि बहुत डिसिप्लिन में रहता है, तो बुध एक ऐसा प्लैनेट है जो डिसिप्लिन को नहीं एक्सेप्ट करता, बट बुध इज द युवराज। तो युवराज को जैसे राजा चाहिए, आपके बुध को भी वैसे कोई कमांडर चाहिए। तो यहाँ पे डोमिनेंस या ईगो के इशूज वो क्लैशेस नहीं होंगे अगर आप अपने पर्सन को थोड़ी फ्रीडम दे दो, थोड़ा उसे इंजॉय करने दो, क्योंकि इंजॉय तो वो करेगा, आपके एक्सेप्टेंस से करेगा या विदाउट एक्सेप्टेंस करेगा, बट करेगा, मानेगा नहीं। तो बेस्ट है कि आप उसको दे दो एंजॉयमेंट के लिए एनर्जीज। मैनिफेस्ट कैसे करना चाहिए? बुध जैसे प्लैनेट के अकॉर्डिंग ही इनको मैनिफेस्ट करना चाहिए। इनका टाइम ड्यूरेशन तो ना सुबह के समय एक्टिवेट रहता है ना इवनिंग के समय एक्टिवेट रहता है, बट हाँ मिडनाइट के टाइम पे अगर आप कोई भी मंत्र जाप करते हो, मिडनाइट के टाइम पे अगर आप कोई भी पूजा करते हो, घर से कोई भी आप मंत्र जाप कर रहे हो मिडनाइट पे, तो वो बुध को लगता ही लगता है, वो बुध को लगता ही लगता है, बिकॉज इनके बायोलॉजिकल फादर इज प्लैनेट मून जो कि रात को एक्टिवेट होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बुध को चंद्रमा के साथ वो जो कनेक्शन है, उसकी ऊर्जा, उसका जो पॉजिटिव टच है वो मिलता रहता है। तो रात को आई थिंक मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए। एंड क्या
यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेट हो सकते हैं। तो पॉजिटिव तो हमने कवर अप कर ही लिए। कम्स टू द नेगेटिव ट्रेट्स, नेगेटिव ट्रेट्स के अंदर बुध के साथ सबसे बड़ी मैरिज के अंदर इशू क्या था, जन्म के समय से ही बुध इज अ प्लैनेट जिसको लगता है कि उसको केवल और केवल तब एक्सेप्ट किया जाएगा जब उसके पास कुछ देने के लिए हो। तो दैट टच ऑफ डिप्लोमेसी वो बुद्ध में आ जाता है। और यहाँ पे ये मैरिज के लिए सबसे बड़ी समस्या हो जाती है, रिलेशनशिप के लिए समस्या हो जाती है कि भाई जब तक आपके स्पाउस को ऐसा लग सकता है कि भाई जब तक मेरे पास कुछ देने के लिए है, लाइक जब तक मैं टेबल के ऊपर कुछ लेके आ रहा हूँ तब तक तो रिलेशन जो है वर्क करता है, और जैसे ही मैं लेके आना बंद कर देता हूँ रिलेशन जो है ठप हो जाता है, नहीं चलता है। और ये आपको भी लग सकता है। ये इसके साथ सबसे बड़ी समस्या है प्लैनेट बुध के साथ। इसके अलावा इनके साथ कोई भी समस्या नहीं है। इनको सीधा लिंक किया जाता है लॉर्ड गणेशा के साथ। 2 वाइफ हैं, रिद्धि सिद्धि। तो आई थिंक आपके लाइफ में बरकत, ग्रोथ वो ज़्यादा देखने को मिल सकती है आफ्टर द मैरिज या रिलेशनशिप बनने से कोई ना कोई ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। और मैंने तो ऐसे भी चार्ट देखे हैं जिसमें पर्सन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ही क्लियर कर गया आफ्टर द रिलेशनशिप। ये भी एक कमाल की चीज़ है, एकदम से होती है। बुध क्या किसी का दारा कारक रहा है? वेल, फेमस चार्ट्स के अंदर बुध के दारा कारक होना बहुत हमें कम देखने को मिलता है। तो बुध के दारा कारक होने के ऊपर कोई ऐसा नहीं है कि भाई बुध हमेशा ही दारा कारक बने, लेकिन बुध का दारा कारक होना चीज़ों को थोड़ा सा ईजी अप कर देता है। इसके बाद कौन सा प्लैनेट है जो हमसे छूट रहा है? शनि। शनि इस दारा कारक। शनि अगर दारा कारक बनेंगे तो क्या आप समझ सकते हैं कि भाई शनि से पर्सन जो है मैच्योर हो जाता है। ऐसी एनर्जीज को आप लुक करोगे जो कि मैच्योर इन नेचर हो, आप जिनके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई ये मैच्योर पर्सन बन के निकले, एट द एंड मुझको मैच्योर वाइब्स दे। एक ऐसा पर्सन ना हो जो कि बचकानी हरकतें करे, बच्चों जैसी हरकतें करे। एक ऐसा पर्सन हो एट द एंड जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सके, लॉयल बैंड हो जिसका, और मैच्योर एनर्जीज जिसके अंदर से निकले। पॉजिटिव ट्रेट के अंदर मैरिज में देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, एट अ पॉइंट कहीं ना कहीं प्रोफेशन प्ले कर जाता है रोल को कि भाई जॉब सिक्योरिटी नहीं है सामने वाले के पास। ये यहाँ पे एक पॉजिटिव टच है कि आपको वो जो पर्सन है उसके अंदर जॉब सिक्योरिटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि यू आर समवन जो कि शनि के अंदर इंटरेस्टेड है। शनि इज नॉट द प्लैनेट ऑफ यू से मैसी आउटलुक, बहुत मैसी प्लैनेट नहीं है। उनकी अप्रोच है, एक वे है चलने का, लंबी अप्रोच सेट करके चलते हैं। तो वो प्लानिंग के साथ चलते हैं, स्ट्रेटजीज के साथ चलते हैं, लाइफ को सेटअप करते हुए चलते हैं, और कहीं ना कहीं वहाँ पर सिक्योरिटीज मिलती हैं। जॉब सिक्योरिटी तो वहाँ पे मिलनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप के अंदर जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है तो आपका शनि जो है वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा है, फिर आप उससे बाहर निकल जाइए, बिकॉज एट द एंड ये पॉइंट उठेगा ही उठेगा। और ये शनि धारा कारक के साथ सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि शनि की राशि के अंदर कैप्रिकॉर्न इज द राशि ऑफ शनि, उसमें जुपिटर नीच के होते हैं। शनि धारा कारक। एंड द क्वेश्चन इज कि भाई इन लॉज के साथ मेरी सेटिंग नहीं हो रही है, मैं ब्रह्म विवाह की तरफ नहीं जा रहा हूँ, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। भाई सिंपल सा फंडा है, जुपिटर तुम्हारी राशि में ही नीच का होता है। जिस प्लैनेट को तुमने धारा कारक बनाया है इसकी राशि में जुपिटर नीच का होता है। तो ये समस्याएं तो यहाँ देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। तो आप ये जब ही समस्याओं को ओवरऑल कर सकते हो जब आपके पास एक स्ट्रांग जॉब हो, या फिर आपके पर्सन के पास कोई अच्छी जॉब हो। जॉब सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, नहीं तो यही जो पॉजिटिव ट्रेट है नेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो जाएगा कि भाई जॉब सिक्योरिटी ही नहीं है पर्सन के पास। ये दिक्कत हो गई, ये समस्या बन गई। लुक वाइज, अपीयरेंस वाइज मुझे नहीं लगता कोई समस्या आएगी। अपीयरेंस के अंदर हमेशा चार्ट आप कह सकते हैं कि एक ऐसे पर्सन को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, जो कि लुक वाइज आप कह सकते हैं कि भाई एक स्ट्रक्चर्ड बॉडी को लेके बैठा हुआ है। ओवर हेल्दी, ओवर फैटी पर्सन जो है वो नहीं देखने को यहाँ मिल सकता है। एक सही सा पर्सन हम कह सकते हैं जो यहाँ पे आ सकता है। और प्रोमिनेंट फीचर के अंदर क्या होगा, प्रोमिनेंट फीचर के अंदर पैरों में, लेग्स में कोई ना कोई कट, कोई निशान, कोई मार्क जो है वो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये एक प्रोमिनेंट फीचर यहाँ पे बन के बाहर आ सकता है, निकल सकता है। इसके अलावा क्या नेगेटिव ट्रेट हो सकता है? शनि का चाइल्डहुड कॉज ऑफ द मैरिज ही स्पॉइल हो गया। शनि का चाइल्डहुड कॉज ऑफ द मैरिज ही स्पॉइल हो गया। शनि के जो चाइल्डहुड है वो मैरिज की वजह से ही स्पॉइल हो चुके हैं। कैसे हो चुके हैं? शनि के फादर सूर्य, उनकी सेकंड वाइफ छाया, उनके पुत्र शनि, और इन पूरी फैमिली बैटल्स में शनि का चाइल्डहुड स्पॉइल हो जाता है। तो यहाँ पे समस्या क्या आती है? यहाँ पे समस्या आती है कि द पर्सन इज एक्चुअली इंटरेस्टेड और गोइंग इनटू रिलेशनशिप कॉज ऑफ द फैमिली इशूज। शनि इस दारा कारक, वो अपनी फैमिली के इशूज खत्म करने के लिए रिलेशनशिप में जाता है। फैमिली से प्रेशर आता है इसलिए वो रिलेशनशिप के अंदर मूव करता है। और ये नेगेटिव ट्रेट बन सकता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ऐसे डिपेंड होने लगते हो जिस पर्सन के पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है, जिस पर्सन के पास वर्क लाइफ सिक्योरिटी नहीं है, वहाँ डिपेंड करोगे, फेल करेगा चार्ट। तो सिंपल सा फंडा क्या है कि इस चीज़ का आंसर खुद को ही तलाशना चाहिए, और ऐसी जगह आई डोंट थिंक सो कि आपको एकदम से डिवोट हो जाना चाहिए या फिर चले जाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि भाई हम
थोड़ा सा टाइम इस पर्टिकुलर इशू को सॉल्व करने पे दे, रादर देन लुकिंग फॉर द सब्स्टिट्यूट कि भाई ठीक है इसका आंसर यहाँ से मिलता है, वो हम ना करें। इसके अलावा आई थिंक शनि धारा कारक में कहा जाता है कि भाई आपका जिस भी पर्सन के साथ कनेक्शन बनेगा वो उसका फर्स्ट कनेक्शन होगा और आपका भी एक ही कनेक्शन रहेगा। ये हद तक, बहुत हद तक ये बात ठीक है, लेकिन अगर शनि रेट्रो हो, कंबस्ट हो, तो ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, थोड़ी सी बदल जाती है। किशोर कुमार जी के चार्ट में सैटर्न इज द धारा कारक, सैटर्न इज रेट्रोग्रेड ऑल्सो, एंड उनकी 4 मैरिज है, 4 मैरिज ऑन पेपर। तो अब आप समझ सकते हैं कि सैटर्न रेट्रो कंबस्ट तो मल्टीपल रिलेशंस की तरफ पर्सन को पुट कर सकता है। और हमेशा होने का रीज़न इज दिस, उनका चाइल्डहुड को उठा के देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। तो पर्सन वहाँ से भागने के लिए हमेशा जो है वो कोशिश करता रहता है। एंड आफ्टर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, सिचुएशन या तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकती है या बहुत ईजी हो सकती है, क्योंकि एक कार्मिक और चेंज आपकी लाइफ के अंदर इनपुट हो गया है, आ गया है। इसके अलावा सैटर्न के बारे में हाउस से आप समझ सकते हो, तो अपने हाउस में देखिएगा कहाँ पे बैठा हुआ है। नेक्स्ट प्लैनेट वुड बी प्लैनेट शुक्र। अगर शुक्र आपका धारा कारक बनता है, देखिए शुक्र धारा कारक जब भी बनेगा पर्सन का, आप शुक्र की तरफ इंटरेस्टेड हो, इट इज इंडिकेटेड इन योर बर्थ चार्ट कि शुक्र की डिग्रीज कम है, शुक्र की डिग्रीज बहुत कम है, इस वजह से शुक्र आपका धारा कारक बना है। धारा कारक वो एनर्जी जिसके टुवर्ड आप इंटरेस्टेड हो, आप जाना चाहते हो उसके टुवर्ड, आप उसको समझना चाहते हो। तो शुक्र को जब आप समझोगे तो पॉजिटिव ट्रेट्स क्या है शुक्र के, लुक में बहुत अच्छा है, अपीयरेंस बहुत अच्छा है, दिखने में अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। और शुक्र और चंद्रमा के लुक का फर्क यही है कि चंद्रमा के बॉडी के ऊपर एक स्पॉट है, धब्बा है, शुक्र के साथ वो नहीं है। तो शुक्र का जो कलर है वो प्योर वाइट है, उसके अंदर आपको धब्बे नहीं देखने को मिलेंगे, कोई इश्यूज नहीं देखने को मिलेंगे। अगर ये शुक्र पॉल्यूट कर गया विद केतु या राहु हो गया, तब आप कह सकते हैं कि सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, क्योंकि यू आर समवन जो कि फिजिकल रिलेशंस के अंदर इंटरेस्टेड है, मतलब उसके अपीयरेंस में इंटरेस्टेड है, और वो एक टर्न ऑफ आपके लिए बन गया है अगर वो पीड़ित हो गया तो। नाउ सेकंड थिंग इज, क्या हमेशा ऐसा ही होगा? हमेशा क्या ऐसा ही होगा कि मैं बस अपीयरेंस में इंटरेस्टेड रहूं? शुक्र की अदर साइड को हम भूल जाते हैं, वो है डेमोनिक एनर्जीज के टीचर, नॉट द मिनिस्टर, टीचर, उनके गुरु। और उनके गुरु होने का मतलब है कि वो उनको ज्ञान देते हैं जिनको कोई ज्ञान नहीं देता। आई सीन पीपल विद शुक्र धारा कारक, दे आर इंटरेस्टेड इन समवन जो कि एनजीओ में पढ़ाता है। अब आप कैसे कह सकते हैं इसे एनजीओ में पढ़ाता है? एनजीओ में, या फिर उन लोगों को जहाँ पे एजुकेशन नहीं पहुँच रही है, चिकित्सा नहीं पहुँच रही है, उन लोगों की हेल्प करने वाले की पर्सन की तरफ भी इंटरेस्ट आ सकता है। थर्ड थिंग, शुक्र को शुक्र की तरह मैनिफेस्ट करना चाहिए, तो आपको ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ पे शुक्र बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिले। तो वो मॉल हो सकते हैं, सिटी सेंटर हो सकता है। थर्ड थिंग में वो ऐसे हॉस्पिटल्स या एनजीओ भी हो सकते हैं। या फोर्थ थिंग में आप कह सकते हैं जो कि पुराना हमारा आर्किटेक्चर है, वहाँ पर आप जा सकते हैं, वो एरियाज आपको हेल्प कर सकते हैं। द नेगेटिव ट्रेड्स में क्या शुक्र से निकल के आएंगे नेगेटिव ट्रेड्स? शुक्र ऐसे प्लैनेट है जो कि वर्गो के अंदर नीच के होते हैं। तो यहाँ पे मैरिज में सबसे बड़ी इश्यूज वर्गो की एनर्जी बनती है, जो कि है ओवर क्रिटिकल होना। तो अगर आपका पर्सन, यू आर समवन जो कि रिलेशन में है, मैरिज में है, और आपका पर्सन क्रिटिकल या एनालिटिकल होने लगा है, हर चीज़ को जज करने लगा है, तो उसकी बेस्ट टू बेस्ट रेमेडी है क्या? रुद्राक्ष की माला का धारण करना। अब यहाँ पे आप पूछोगे किस पर्टिकुलर मुखी रुद्राक्ष को पहनना चाहिए? 2 मुखी रुद्राक्ष या गौरी शंकर रुद्राक्ष वो धारण करना चाहिए, जिससे कि वो लोगों की एनर्जीज थोड़ी सी डाउन हो जाए, हैम्पर हो जाए, कमजोर हो जाए। सेकंड नेगेटिव ट्रेड आता है शुक्र से कि शुक्र महाराज का विवाह, भाई शुक्राचार्य है, उनका विवाह कैसे होता है? आपको पता है उनका विवाह कैसे होता है? वो तपस्या करते हैं बहुत गहरी, लॉर्ड शिव की तपस्या करते हैं, और उस तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र की पुत्री, इंद्र की डॉटर उनकी लाइफ के अंदर एंटर करती है। तो यहाँ पर जब भी शुक्र आपका धारा कारक बनेगा, आपको तपस्या करनी पड़ेगी। अगर आप पर्सन के पीछे भाग रहे हो तो वो भी एक तपस्या का रूप हो सकती है। अदरवाइज तो ये है कि भाई अगर मैरिज ही नहीं हो रही है, रिलेशन चल ही नहीं रहा, लॉर्ड शिव की तपस्या करिए, कोई पर्सन आसमान से टपक जाएगा आपके जीवन के अंदर। और कैसा संबंध रहेगा? वेल, ये ऐसा संबंध रहेगा जिसमें रिलेशनशिप ही मैरिज की तरफ जा सकती है, और उसमें इन लॉज की तरफ से सपोर्ट नहीं आएगा। मीन्स बहुत कम केसेस में ही आपको वो सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर पोजीशन अच्छी है तो बात अलग है, नहीं तो बात करना भी बेकार है कि उनसे कोई बात की जाए या फिर कुछ चीज़ों को समझा जाए। तो ये आप समझ सकते हैं। अबाउट शुक्र, क्या शुक्र यहाँ पे किसी का धारा कारक है? आई थिंक सो। शुक्र इज धारा कारक, शुक्र इज धारा कारक ऑफ शुक्र इस धारा कारक ऑफ दिलीप कुमार जी, उनका धारा कारक जो है वो शुक्र है, और वो भी 11th हाउस के अंदर। इनकी 2 मैरिजेस होती हैं, 2 विवाह होते हैं इनके।
अब दोनों विवाह के बारे में आप देख सकते हैं, मल्टीपल मैरिजेस की तरफ शुक्र बीइंग द तारा कारक आपको पुश कर सकता है। दोनों ही विवाह जो है वो काफ़ी अच्छे हैं, मीन्स दोनों ही विवाह सस्टेन कर जाते हैं, तो दोनों में ही इश्यूज नहीं हमें देखने को मिलता है। ये शुक्र की पावर है, मल्टीफोल्ड कर सकता है। अगर बहुत अच्छा चल रहा हो तो ये मल्टीफोल्ड कर जाता है, तो एक से अधिक रिलेशन यहाँ पे पर्सन का देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हम कवर अप करेंगे प्लैनेट राहु को, राहु बीइंग द तारा कारक। तो राहु आपके चार्ट में तारा कारक कैसे बनता है, 30 में से आपने डिग्रीज घटाई, 1 डिग्री आती है जो कि सबसे कम है, तो राहु आपका तारा कारक हो गया कि भाई ठीक है इसकी डिग्री सबसे कम हो गई है। अब राहु तारा कारक होने से होता क्या है कि जो रिलेशनशिप का डायनामिक्स है उसके अंदर इल्यूजन कन्फ्यूजन की भावनाएं काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती हैं, कन्फ्यूजन इल्यूजन उसको टेक ओवर करने लग जाता है। आप एक ऐसे पर्सन है जो राहु की तरफ इंटरेस्टेड है, एंड राहु इज व्हाट, राहु इज द एक्सपेंशन। तो आपकी इच्छा यह है कि आपका पर्सन आपके जीवन में आए, आपकी लाइफ को एक्सपेंड कर दे, लाइफ के हर डायनामिक्स को एक्सपेंड करके रख दे, सब कुछ को बढ़ा के रख दे। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनके कनेक्शन जो है वो काफ़ी ऊंचे, काफ़ी स्टेटस वाले लोगों के साथ है, जस्ट बिकॉज ऑफ राहु इज द तारा कारक, एंड वो चाहते हैं कि उनका पर्सन उनके जीवन में आके उनकी सारी समस्याओं को खत्म कर दे। ये वो ट्रेट है जिसकी तरफ आप इंटरेस्टेड हो, जिसकी वजह से आप किसी रिलेशन में जाना चाहते हो कि भाई मेरी जो ये समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इनका खात्मा हो जाए, ये खत्म हो जाए, और मेरी एक बहुत ऊंची इमेज सोसाइटी में जाए, बहुत पावरफुल इमेज मेरी सोसाइटी के अंदर डिलीवर हो। और सोसाइटी का मेन कारक इज जुपिटर, जो कि राहु का दुश्मन है। तो राहु बीइंग द तारा कारक का समस्या सबसे ज़्यादा उसी पॉइंट पे आएगी जब आप रिलेशन को मैरिज में टर्न करने की कोशिश करो। क्यों आएगी, आप एक बार सेशन को शुरू से देखिएगा, आपको पता लगेगा कि जुपिटर का रोल होता क्या है मैरिज में। ये सबसे बड़ा इशू है। जुपिटर इज द इन लॉज, कार्मिक और वास्तविक इन लॉज में जुपिटर है, तो यहाँ पर इन लॉज के साथ समस्या राहु बीइंग द तारा कारक देखने को मिलती है, इल्यूजन कन्फ्यूजन देखने को मिलता है। एंड फोर्थ थिंग इज द लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन। ऐसे ऐसे लोग, राहु जिनका तारा कारक है, वो जैसे ही रिलेशन में जाते हैं उनका स्पाउस या जो पॉसिबल पर्सन होता है वो उठ के विदेश चला जाता है। हम लाइक राहु इस तारा कारक तो नहीं है कहीं आपका, वो बात ही ऐसी करने लग जाता है मैं विदेश चला जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस की तरफ आपको खींचता है, पुश कराता है। आप पूछ सकते हैं अपने पर्सन से कि भाई तुम्हारे घर के अंदर सब चीज़ें मल्टीफोल्ड है क्या, एक से अधिक चीज़ें हैं क्या। ऐसा घर में तो, ऐसे घर में तो नहीं रहता जिसका जो द्वार है सिंह द्वार होता है, राहु जहाँ पे रहता है वो सिंह द्वार होता है, या फिर उसका जो हॉल होता है काफ़ी बड़ा होता है। और पर्सन को हमेशा हर हाउस के अंदर इशूज आते रहते हैं, उसको ये लगता रहता है इतना सब कुछ है फिर भी मेरे लिए ये जगह जो है छोटी पड़ रही है। तो जब आप कम्युनिकेशन करोगे, बातचीत करोगे आपके पॉसिबल पर्सन से, तो यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे संबंध बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, टिकने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और रिलेशन जो है वो न्यू जो टेक्नोलॉजीज बन रही हैं वहीं से आ सकता है। तो आप कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे रिलेशन मुझे देखने को मिल सकता है, कम्स टू द सोशल मीडिया, कम्स टू द मैट्रिमोनियल साइट, वहाँ से आ सकता है, बट कम्स टू द सोसाइटी आप जा ही नहीं पाओगे। मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है जब राहु तारा कारक बनता है, ये बड़ी समस्या है, अपने आप में चीज़ों को मुश्किल कर देता है। बिकॉज एट द एंड आप नेगेटिव पॉइंट पे साइकोलॉजिकल इश्यूज को कहाँ से देखते हो, राहु से ही देखते हो। राहु विद मून है तो भाई ठीक है कोई समस्या होगी, तब आप क्या कह सकते हो कि भाई राहु इस तारा कारक का इज इंडिकेटिंग कि जिस भी पर्सन के साथ मैं कम्युनिकेशन करता हूँ उसको कोई साइकोलॉजिकल इशू है, क्योंकि राहु ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, राहु ही दिखाई दे रहा है। राहु हमेशा एल्डेस्ट यंगेस्ट बनता है, तो सिबलिंग्स में, परिवार में वो अपने आप को एल्डेस्ट दिखा सकता है, हर इंसान को गाइडेंस देने वाला, हर इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने शोल्डर पे रखने वाला, ये वो ट्रेट है जो आपके पर्सन में आपको देखने को मिलेंगे। अब बात आती है कि इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है। पॉजिटिव इम्पैक्ट इज द फर्स्ट इज द अपीयरेंस और द अट्रैक्शन, ये सबसे शानदार होता है राहु तारा कारक का। सेकेंड इज राहु इज द प्लैनेट दैट टेल्स यू कि आप इस जीवन में क्यों आए हो। तो राहु जिनका तारा कारक होता है वो सब कुछ अपनी तरफ से लगा देते हैं। आप ये समझिए कि हिडन वे से रिलेशन को 10-10, 12-12 साल तक चलाने वाले दे आर द राहु तारा कारक। क्यों चला जाते हैं, उनको सब कुछ दाव पे लगाना है, अपना सब कुछ दाव पे लगा देंगे। ये डिवोशन होता है आपकी तरफ से, ये डिवोशन है कि आप इतने समय तक उसे सस्टेन कर सकते हो। थर्ड पॉजिटिव ट्रेट क्या हो सकता है, थर्ड पॉजिटिव ट्रेट के अंदर कहीं ना कहीं राहु तारा कारक से पर्सन जो है सामने वाला काफ़ी स्ट्रॉन्ग उसकी विल पावर स्ट्रांग होगी, काफ़ी स्ट्रांग पर्सन होगा, और ऐसा भी हो सकता है जो कि आपके लिए कुछ इनिशिएटिव्स को ले ले। तो मैं यहाँ पे पर्सन की तरफ से तो चीटिंग को नहीं देखता, लेकिन हाँ कम्युनिकेशन गैप, कम्युनिकेशन एरर ये बहुत ज़्यादा होती हैं। और जब भी इसका झटका आपको लगेगा ना, आप ये समझिए कि
बहुत मुश्किल से उससे उभर पाओगे, ये मैं कह सकता हूँ। अब ये कहाँ कहाँ आप देख सकते हो, शंकराचार्य के जी के चार्ट में राहु इज द दारा कारक, यही समस्या है। सेकंड इज सुष्मिता, उनके चार्ट के अंदर राहु इज द दारा कारक, उनके कितने रिलेशन रहे आप गूगल कर लीजिएगा। हर रिलेशन के अंदर कोई नया कल्चर, कोई नई कास्ट, सब कुछ देखने को मिलेगा। बट कम्स टू जैसे ही लोगों को ऑफिशियल होगा, पब्लिक होगा, फेल करेगा। ये सबसे बड़ी समस्या है राहु दारा कारक की। इस समस्या को कैसे खत्म किया जा सकता है? वेल, देवी की तरफ मूव करना चाहिए और माँ काली की पूजा जितनी आप कर सको उतनी करनी चाहिए। ये एक बेस्ट रेमेडी है जो कि राहु दारा कारक पे हमेशा काम करती है। तो आई थिंक ये किया जा सकता है, बड़ा आसान सा उपाय है। और राहु को मैनिफेस्ट करने का तरीका क्या है? राहु को मैनिफेस्ट करने का तरीका है कि लाइफ में आप कहिए आप मल्टी डायमेंशनल बन जाएं। मल्टी डायमेंशनल होने का मतलब है कि आप वो ऊर्जा अपने पर्सन को दे पाएं जो कि आपके अंदर प्रेजेंट ही नहीं है। सो योर पर्सन इज समवन जो कि इंटरेस्टेड है किसी नए तरह के वर्क में, तो राहु दारा कारक जो है उस काम को सीख लेगा, ये भी हो सकता है। और मैनिफेस्ट करने का तरीका भी यही है कि भाई देवी की तो पूजा करनी चाहिए, हो सके तो लॉर्ड शिवा की पूजा करनी चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट पे आप कह सकते हो प्रैक्टिकल रेमेडी के अंदर कि हमें थोड़ा सा राहु की तरफ मूव करना चाहिए। तो आप हर दिन में एक राहु काल टर्म सुनोगे कि साहब राहु काल आ गया। अब राहु काल हर दिन बदलता रहता है, इसलिए मैं उसको इसमें कवर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, राहु काल के ऊपर एक नया सेशन हम करेंगे जिसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि राहु काल से कैसे चीज़ों को मैनिफेस्ट किया जा सकता है। तो उसके लिए क्या करना होगा? सब्सक्राइब करना होगा, सिंपल सी बात है जी। तो अगर कोई रेट्रोग्रेड प्लैनेट हमारे चार्ट के अंदर है तो भी हमारे जीवन के अंदर लेफ्ट ओवर रिलेशंस आने की संभावना काफ़ी इंक्रीज हो जाती है, चाहे वो रेट्रोग्रेड प्लैनेट आपका दारा कारक बने या नहीं बने। तो आपको रेट्रोग्रेड प्लैनेट होते ही समझ लेना चाहिए कि इस प्लैनेट की पर्टिकुलर दशा में, इस ज़ोडिएक साइन की दशा के अंदर कोई लेफ्ट ओवर रिलेशन मेरे जीवन के अंदर आ सकता है जो कि कुछ समय के लिए बना रहेगा, जिसकी ट्यूनिंग आपके दारा कारक की सेइंग से अलग हो सकती है। ऐसे भी चार्ट्स हैं जिसके अंदर सैटर्न इज रेट्रोग्रेड एंड द पर्सन इज हैविंग द दारा कारक का प्लैनेट बुध। अब जो पर्सन उसके जीवन में आता है, द पर्सन इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग प्लैनेट सैटर्न। सो वो पर्सन कंफ्यूज हो जाता है कि भाई मेरा धारा कारक बुध है, मुझे जो पर्सन मिला है वो शनि है, वो रेट्रोग्रेड जैसा है, तो क्यों वो ही मेरे जीवन के अंदर आ गया? दिस इज एक्चुअली द लेफ्ट ओवर कर्मा। किसी के साथ जब आपके लेफ्ट ओवर कर्मा होते हैं, कुछ समय के लिए बने हुए कर्माज होते हैं कि भाई इसके साथ कुछ शॉर्ट टाइम तक रहा है, शॉर्ट ड्यूरेशन का रहा है, तो वो पर्सन आपके जीवन में उस समय आ सकता है जब आपको कोई रेट्रोग्रेड प्लैनेट की दशा चल रही हो या कोई रेट्रोग्रेड प्लैनेट आपके चार्ट में होते ही इंडिकेट हो जाता है कि ये एनर्जीज कहीं ना कहीं लेफ्ट ओवर की तरह एक कम समय में आपके जीवन के अंदर बहुत जल्दी प्रवेश कर सकते हैं और इनके साथ भी कार्मिक ही आपको पूरा सिनेरियो बनता हुआ दिखाई देगा। अबाउट अ कंबस्ट दारा कारक, अगर आपका दारा कारक कंबस्ट हो जाए तो क्या होगा? देखिए, दारा कारक का कंबस्ट होना इज नॉट अ गुड इंडिकेशन। जब भी बृहत पाराशर होरा शास्त्र BPHS के अंदर महर्षि पाराशर किसी प्लैनेट की वीकनेस को इंडिकेट करते हैं तो वो कहते हैं कि या तो वो शत्रु के नवमांश में हो, शत्रु की राशि के अंदर हो, शत्रु प्लैनेट की राशि के अंदर हो, या फिर वो अस्त हो गया हो। तो यहाँ पे अस्त होना आता है, वक्री होना नहीं आता है। अस्त होने से एक प्लैनेट इनहेरेंटली कमजोर हो जाता है, उसके अंदर स्ट्रेंथ जो है कम हो जाती है, उसकी वो पावर नहीं निकल पाती और वो क्या हो जाता है, वो इंट्रोवर्ट हो जाता है, एक्सट्रोवर्ट नहीं हो पाता है। और एक्सट्रोवर्ट ना होने की समस्या आपके दारा कारक के साथ अगर है तो बड़ी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ेंगी। यहाँ पे आप किसी पर्सन के टुवर्ड फीलिंग्स को डेवलप कर सकते हो, कनेक्शंस को डेवलप कर सकते हो, बट कम्स टू द अप्रोच वो आपकी सेटअप नहीं होगी क्योंकि आपका दारा कारक एट द एंड कंबस्ट है, या वो जिस राशि के अंदर है वो उसका स्वामी कंबस्ट है। अब जो ये सेशन यहाँ तक नहीं देखेगा, जो इस पॉइंट को नहीं समझेगा, वो इस समस्या को नहीं समझ पाएगा कभी भी कि मेरे दारा कारक की मेन समस्या क्या है। हर सेशन को देखने के बाद भी वो सॉल्यूशन नहीं कर पाएगा क्योंकि द सॉल्यूशन इज हियर। अगर आपके चार्ट के अंदर कंबस्ट प्लैनेट है और आपका दारा कारक उनके अंदर आ गया है, मतलब कंबस्ट प्लैनेट की राशि के अंदर आ गया है, लेट्स से प्लैनेट मंगल कंबस्ट है आपके चार्ट में, आपका दारा कारक बुध है, योर बुध इज सिटिंग इन द मेष। सो इट इज इंडिकेटिंग कि आपका बुध जो है वो मंगल की राशि के अंदर है, मंगल कंबस्ट है चार्ट में, तो आपका दारा कारक इनहेरेंट रूप से कमजोर हो गया है, वो एक्सट्रोवर्ट नहीं रहा है, वो बाहर परफॉर्म नहीं कर सकता है। और सबसे बड़ी समस्या आती है कि परफॉर्मेंस नहीं आ पाती है या सोसाइटी के सामने रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। जैसे ही आपको दारा कारक कमजोर दिखाई देता है, कंबस्ट दिखाई देता है, इस पॉइंट को समझ जाइएगा। पहले अगर ये चीजें आपने सॉल्व कर ली तो फिर आपको कुछ समय बाद वो समस्याएं फेस नहीं करनी पड़ेंगी, नहीं ये समस्याएं आएंगी। एंड कॉज ऑफ सूर्य आ रही है, सूर्य इज व्हाट, सूर्य इज योर आत्मा।
तो कंफ्यूजन डिलेमा हमेशा बना रहता है जब भी धारा कारक कंबस्ट होता है किसी पर्टिकुलर रिलेशन को लेके, उसके अंदर चल रही एक्टिविटीज़ को लेके कंफ्यूजन पर्सन के माइंडसेट में हमेशा डेवलप रहता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है कंबस्ट धारा कारक की। अब इसके साथ इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसका उपाय क्या हो सकता है? देखिए, ये कंबस्ट हो रहा है कॉज ऑफ सूर्य। सूर्य की वजह से कोई प्लैनेट कंबस्ट होता है, तो आपके उपाय ऐसे होने चाहिए जो सूर्य को हेल्प अप करें। इस प्लैनेट की शक्ति को आपको इंक्रीज करना है जो कंबस्ट हुआ है। लेट्स से बुध इज कंबस्ट, आपको विष्णु सहस्त्र नाम करना चाहिए। इसकी प्लैनेट की एनर्जीज को इंक्रीज करिए, कम्युनिकेशन ग्रुप्स को ज्वाइन करिए, लैंग्वेज पे फोकस करिए, ऐसे सिनेरियोज में रहिए या ऐसे फ्रेंड ग्रुप्स के अंदर रहिए जहाँ पर बुद्धि की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे एनवायरनमेंट चिल एनवायरनमेंट रहता है। और सूर्य को थोड़ा सा डाउन करिए। सूर्य को डाउन करने का मतलब है कि लाइफ को पूरा डिसिप्लिन में मत पुट करिए। ऑल द टाइम हमेशा मंदिर जाना, ऑल द टाइम डिसिप्लिन करते रहना, दे जस्ट नॉट गुड रेमेडीज फॉर यू। दे जस्ट मेक मोर एंड मोर एंड मोर, दे विल बिल्ड द स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट सूर्य, जो कि आपके बुद्ध को कंबस्ट कर रहा है। तो हमें क्या करना होगा, बुद्ध को पावर देनी होगी, सूर्य को थोड़ा सा डाउन अप करना होगा, जिससे हमारा प्लैनेट परफॉर्म कर पाएगा, इंट्रोवर्ट से हम एक्सट्रोवर्ट हो पाएंगे। थर्ड थिंग, अगर आपका प्लैनेट किसी ऐसी राशि या नवमांश में है जो कि कंबस्ट है, लेट्स से बुध इज कंबस्ट, ठीक है, और आपका धारा कारक मंगल है। अब आपका मंगल जेमिनी में बैठा हुआ है या वर्गो के अंदर बैठा हुआ है, राशि में या फिर नवमांश के अंदर, तो भी सेम समस्या दिखाई देगी। आप एक्सट्रोवर्ट नहीं हो पाओगे, इंट्रोवर्ट हो जाओगे। रेमेडी क्या होगी, जो भी प्लैनेट कंबस्ट राशि के अंदर आया है, लेट्स से बुध, जो बुध की राशि है, बुध कंबस्ट है, तो आपको बुद्ध के उपाय करने होंगे, बुद्ध को बेटर करना होगा, क्योंकि यहाँ पे मंगल धारा कारक तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट मेन समस्या, इनहेरेंट समस्या बुद्ध की है। बुद्ध इज व्हाट, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन गैप, कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पाना, कम्युनिकेशन की समस्याएं आते रहना, ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देगा। इससे हमें बचना होगा, इसको हमें कैंसिल अप करना होगा और सूर्य की स्ट्रेंथ को थोड़ा लोअर डाउन करना होगा। सो दिस बिकम्स अ गुड रेमेडी। नाउ फोर्थ इज, if your if your dhara karak is in the influence of Rahu or Ketu, so this also happens many time। ये क्या होता है, इसमें कोई रिलेशन जो है वो कट ऑफ हो जाता है, एकदम से कट ऑफ हो जाता है और उसका आंसर नहीं मिल पाता कि कट ऑफ क्यों हो रहा है। आपका धारा कारक जो भी हो, कोई भी प्लैनेट हो, प्लैनेट सूर्य है, मून है, जुपिटर है, मंगल है, जो भी प्लैनेट है, उसकी एक राशि होगी, एक पर्टिकुलर राशि होगी उस प्लैनेट के पास। अगर उस राशि के अंदर राहु या केतु इनमें से कोई भी एक प्लैनेट आके बैठ गया, तो आप ये समझिए कि ये जो पर्टिकुलर रिलेशन है ये ईश्वर भरोसे चलेगा, ये ईश्वर भरोसे चलेगा। ये कभी भी फेल कर सकता है, कभी भी वर्क कर सकता है, जस्ट डिपेंड्स ऑन द राहु और केतु, क्योंकि यहाँ पे जो सिचुएशंस बनेंगे वो आपके कंट्रोल में नहीं है। राहु केतु के मैंने 1000 बार कहा है कि ये इंडिकेट करते हैं विकर्म को, जो कि आपके कंट्रोल में नहीं होते। और ये अगर उसी पर्टिकुलर एक्सेस पे आ गए ना, जैसे आपका धारा कारक है बुध, ठीक है, अब बुध की राशि कौन सी हो गई, मिथुन हो गई और कन्या हो गई। अब अगर राहु मिथुन में आ गया तो ये क्या दिखाएगा कि आप ही नहीं, आपकी फैमिली में भी बहुत सारे लोग हैं जो रिलेशनशिप के इशू से गुजर रहे हैं। ये वो पॉइंट इंडिकेट करेगा, क्योंकि राहु ने अपने सारे कर्मा उठाए, बुध के अंदर रख दिए। बुध क्या था, धारा कारक था, रिलेशनशिप को दिखा रहा था। तो राहु ने कहा ठीक है यार, मैं शैडो रूप में रिलेशनशिप को ही कोलैप्स करा दूंगा, ये खराब कर दूंगा। अच्छा भी वर्क कर सकता है, अच्छा करेगा तो एक्सट्रीम अच्छा करेगा, पता भी नहीं चलेगा अच्छा क्यों कर रहा है, और बुरा करेगा तो एक्सट्रीम बुरा करेगा, कट ऑफ हो जाएंगे, एकदम से खत्म हो जाएंगे और पता नहीं चलेगा क्यों हो गए। इनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, वेल सॉल्यूशन, हमें फोकस करना है सॉल्यूशन पे। द अप्रोच क्या होगी सॉल्यूशन की, वेल जब भी राहु और केतु से कोई कर्म गाइस बनता है तो एक्चुअल में ये आपका नहीं होता, ये आपके पूर्वजों के बनाए हुए कर्मास होता है, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट आप पे आके पड़ता है। तो पितृदोष के उपाय करने चाहिए, काल सर्प दोष के सामान्य जो उपाय होते हैं वो करने चाहिए। एडिशनल उपाय क्या हो सकता है, लॉर्ड हरि विष्णु, विष्णु सहस्त्र नाम, वो बहुत इंपॉर्टेंट उपाय है। उसके भी 108 श्लोकास में 1 से लेके 4 नंबर के श्लोकास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा। इनको करने से आपको राहु और केतु की नेगेटिव एनर्जी से मुक्ति मिल जाती है। कितने नंबर पे करने चाहिए, 9 बार करिए, 11 बार करिए, 21 दिनों तक कंटिन्यूस करिए, जिससे कि आप इस टॉक्सिक इन्फ्लुएंस ऑफ प्लैनेट राहु और केतु से मुक्त हो पाएं। नहीं तो इनका धारा कारक के ज़ोडिएक साइन में आके बैठना ही इंडिकेट करता है कि डिले आएंगे, सर्कमस्टांसेस पे चीज़ें आ जाएंगी। अब कोई पूछेगा कि भाई राहु धारा कारक होता है तो फिर क्या हो गया, तो भी वहाँ पे भी यही होता है, वन डिले भी आता है, चीज़ें सर्कमस्टांसेस पे चलती हैं। सुबह तक कोई कनेक्शन नहीं था और एकदम से कनेक्शन बिल्ड हो गया, ये पावर है राहु की। और बहुत अच्छा चल रहा था और एकदम से कट ऑफ हो गया, ये भी पावर है राहु की। ये ऊर्जाएं आपकी नहीं, आपकी फैमिली की तरफ से आती हैं। राहु धारा कारक होते ही समझ आ जाता है कि यार इस पर्सन के परिवार में ही समस्याएं चल रही हैं रिलेशंस को लेके, ये प्रॉब्लम है। अब राहु केतु को भी हमने कवर कर लिया, इसको लगन कुंडली में देखना है, नवमांश में कैसे इसको देखना है उसको हम आगे समझेंगे किसी और सेशन के अंदर। अब
आई थिंक राहु केतु को भी हमने कवर कर लिया है। नाउ कम्स द वर्गोत्तम पार्ट। देखिएगा, इस वर्गोत्तम जो होना होता है वो काफ़ी अच्छा होता है प्लैनेट का, लेकिन फिर भी मैंने जहाँ तक वर्गोत्तम एनर्जीज को देखा है वो हेल्प अप नहीं करती तारा कारक को। क्यों हेल्प अप नहीं करते हैं? बिकॉज जिस भी चीज़ के अंदर वर्गोत्तम होना होता है, लाइक कोई भी प्लैनेट जब वर्गोत्तम होता है तो होता क्या है, आपके पास दो कुंडली, एक लगन कुंडली, एक नवमांश कुंडली है। प्लैनेट लगन कुंडली में मेष में है, नवमांश कुंडली में भी मेष में आ गया, इसका मतलब है उसकी वाइब्रेशन अप हो गई। जब दारा कारक की वाइब्रेशन अप हो गई तो आपका इंटरेस्ट टुवर्ड रिलेशनशिप बहुत ऊपर हो गया, आप एफर्ट दोगे, ये दिखाई देगा। और वो एफर्ट अगर अप्रिशिएट नहीं हुए और उसमें कोई समस्या आई तो फिर आप उसमें दोबारा नहीं जा पाओगे, उस चीज को फिर एक्टिवेट नहीं कर पाओगे। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या यही होती है। अब लोग इसे कार्मिक मान लेते हैं, वेल कार्मिक ये है, बट ये कार्मिक किसके साथ है? उस प्लैनेट के साथ जिसमें ये वर्गोत्तम हुए हैं। अब ये चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, मुझे समझ आ रहा है, लेकिन कार्मिक का आपको क्या लगता है कि एकदम से पता लग जाएगा बस सूर्य को फर्स्ट हाउस में देख के? थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से एनर्जीज और इन्वेस्ट करनी होंगी। आपने देखा एक प्लैनेट है मेष राशि में, लगन कुंडली में, नवमांश में भी मेष में है, वर्गोत्तम हो गया। किस राशि में हुआ? मेष राशि में। मेष राशि किसकी है? मंगल की है। तो एक्चुअल में आपके कर्मा मंगल के साथ है। उसने क्या करा? उसके इंटेंसिटी बढ़ा दी प्लैनेट की। मेष राशि इज ऑल अबाउट इनिशिएटिव। पर्सन इनिशिएटिव देगा, दिया जाएगा दिया जाएगा दिया जाएगा, और वही इनिशिएटिव देना उसके लिए खतरा बन जाएगा, प्रॉब्लम बन जाएगी। तो कहाँ पे कम कर देना है ऊर्जा इन्वेस्ट करना, कहाँ पे ज़्यादा कर देना है, यही आपको एक एस्ट्रोलॉजर बताता है। इसके अलावा वो कुछ नहीं बताता है। अगर योग है तब वो आपको एक डायरेक्शन दे देता है, ऐसे ऐसे चल जाइए, ये योग फलीभूत हो जाएगा। अगर आपने उस योग के प्रभाव क्षेत्र में, उसकी कमजोरियों के प्रभाव क्षेत्र में आ गए तो फिर वो चीज़ ना फलीभूत होगी, ना उसका कोई रिजल्ट निकलेगा। सो दिस हैपेंस विद जैसे वर्गोत्तम दारा कारक। इसके अलावा कोई और कॉन्सेप्ट है अबाउट दारा कारक तो मेरे को आप बताइए, उसके वो भी हम डेफिनेटली कवर करेंगे। अब बात आती है कि नेम लेटर्स को कैसे फाइंड आउट करा जाए। तो नेम लेटर्स को फाइंड आउट करना काफ़ी ईजी है, काफ़ी नए नए तरीके हैं इसको फाइंड आउट करने के। फर्स्ट इज द दारा कारक। ये जो भी प्लैनेट है वो किसी नक्षत्र में होगा, उस नक्षत्र के कुछ नेम लेटर्स होंगे, उनका इन्फ्लुएंस आप अपने पर्सन के ऊपर देख सकते हो। सेकंड इज 7th हाउस का लॉर्ड, नवामशा में उसकी पोजीशन, वो जिस नक्षत्र के अंदर है, जिस प्लैनेट से कंट्रोल्ड है, उसके नेम लेटर्स को आप देख सकते हो। तो ऐसे करके बहुत सारे हमने कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस बना रखे हैं। मैं आपको लिए चीज़ों को इजी कर देता हूं, जिसमें आप सिंगल क्लिक करो किसी सॉफ्टवेयर पे और आपको कुछ नेम लेटर्स आपके सामने आ जाए। यहाँ दो बात ध्यान रखने की है कि जो भी आपका रेट्रोग्रेड प्लैनेट है उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा, ताकि आपको ये समझ आ पाए कि कौन सा प्लैनेट आपका कौन से नेम लेटर्स के साथ आपका कोई कनेक्शन हो सकता है। सेकंड इज द दारा कारक। दारा कारक के ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ नेम लेटर्स आएंगे, उनके साथ आपका कोई कनेक्शन हो सकता है। क्या यही एक तरीका है इसे ढूंढने का? नहीं, ऐसा नहीं है, काफ़ी और तरीके हैं और उनको हम सीरीज में कवर अप करते हुए चले जाएंगे धीरे धीरे। लेकिन ये तरीका बहुत ईजी है और इससे आपको एक बड़ी पिक्चर मिल सकती है, जिसमें आप ये समझ सकते हो कि भाई इन नेम लेटर्स के साथ मेरा कोई कार्मिक कनेक्ट हो सकता है। सो दिस इज। तो गाइस देखिए, चार्ट आपके सामने है, डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर डालेंगे जगन्नाथपुरा के अंदर, तो आपको ये ऐसा चार्ट मिल जाएगा। यहाँ पे जो दारा कारक है उसके सामने लिखा हुआ है DK, शुक्र इज द DK, एंड प्लैनेट राहु को भी कंसिडर किया गया है, बट राहु यहाँ पे दारा कारक नहीं बन पाए हैं। द रीज़न इज सिंपल, 14 डिग्री के राहु हैं, 30 में से 14 को घटाइए, जो डिग्री मिलेगी आपको वो 16 डिग्री होगी, और 16 से कम है प्लैनेट शुक्र। सबसे कम डिग्रीज में शुक्र हैं 2 डिग्री के, तो यहाँ पे इंडिकेट होता है कि भाई शुक्र जो है वो आपके दारा कारक हैं। लेकिन यहाँ देखने की बात यह है कि शनि भी रेट्रोग्रेड है और वो लगन में है और 7th हाउस को भी देख रहे हैं। और D9 चार्ट हम यहाँ से बिल्डअप कर लेते हैं। सो देयर इज़ द D9 में भी शनि की उच्च राशि है लगन के अंदर, तो इट मीन शनि का भी इम्पैक्ट तो पड़ता है मैरिज के ऊपर। अब बात आती है कैसे आप नेम लेटर्स को देखेंगे। यहाँ पे कहीं आपको नेम लेटर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, नक्षत्र होते हैं, नक्षत्रों के एक नक्षत्र से जो नेम है वो निकलता है, उसको देखा जा सकता है। प्रिडिक्शन में आई थिंक काफ़ी आपको हेल्प मिल सकती है। आपको यहाँ सर्वतोभद्र इस चक्र पे आना है। अब इनका जो एक लेटर से था और इनको सेशन के अंदर बता दिया गया है कि भाई आपका जो कोई संबंध है वो इन नेम लेटर से हो सकता है। वो पता लगने का तरीका क्या है? वैसे कई और तरीके हैं जिनका यूज़ किया जा सकता है, बट सिंपल तरीका ये, शनि यहाँ पे रेट्रोग्रेड है, आप शनि के ऊपर एक क्लिक करिएगा इस पर्टिकुलर स्लाइड पे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा कि यहाँ से एस्पेक्ट देखना है फ्रॉम दिस स्टार, इस नक्षत्र से। तो इस नक्षत्र में बैठे हुए शनि रेट्रोग्रेड कहाँ कहाँ एस्पेक्ट दे रहे हैं? पूर्वाषाढ़ा, हस्त एंड आद्रा। किस नेम लेटर पे दे रहे हैं? J पे, S, D,
CH, V एंड P। अब इनमें भी आप फिल्टर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा सेशन हमें यहाँ तक समझना पड़ेगा। इन चीज़ों को पहले हमें समझना होगा कि एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट कैसे सर्वतोभद्र चक्र में जिन जिन नेम लेटर्स को देखता है उनके साथ आपके कार्मिक कनेक्शंस बन जाते हैं। वो कुछ समय तक चलेंगे, उसके बाद वो टूट सकते हैं, ब्रेक हो सकते हैं। तो यहाँ पे कार्मिक कनेक्शन किससे स्ट्रांग होते हैं दिखाई देते हैं, J से, S से, D, CH, V एंड P, इनके साथ जो संबंध है वो बन सकते हैं। अब दूसरी बात होती है दारा कारक। दारा कारक शुक्र है, तो आप दारा कारक को देखोगे मघा नक्षत्र में है, तो मघा नक्षत्र पे आप गए, शुक्र वहाँ बैठा हुआ है, वीनस लिखा हुआ है, आपने यहाँ से उठाया और यहाँ से क्लिक करा। अब जैसे ही आपने क्लिक करा है वैसे ही कुछ नेम लेटर्स और आपके सामने आ गए हैं। ये वो नेम लेटर्स हैं जिनके साथ पर्सन का कोई रिलेशनशिप रह सकता है। दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या है, लेफ्ट ओवर रिलेशन जो है वो कुछ समय तक के लिए रहता है, उसके बाद डिसअपियर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो पर्सन को मैरिज में, रिलेशनशिप में ध्यान रखना चाहिए कि वो उन ऊर्जाओं से हमेशा बचे जो कि एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट से देखी गई हैं। और ज़्यादातर रिलेशन आपको यही देखने को मिलेगा कि रेट्रो प्लैनेट जिस भी नेम लेटर को देख रहा है उसके साथ पर्सन किसी रिलेशन में आ जाता है। शुक्र से आप देखोगे तो शुक्र से ये जो नेम लेटर्स ग्रीन CD पे आ गए हैं, ये कहीं ना कहीं इंडिकेट हो रहे हैं। अब आपको ये CP या LE नहीं देखना है, बिकॉज CP का मतलब है कैप्रिकॉन, LE का मतलब है लियो। ये ज़ोडिएक साइन है। ये पर्टिकुलर जो चक्र है ये बहुत इंपॉर्टेंट चक्र है। इस तरह से काफ़ी चक्रास हैं जिनसे हम डायरेक्शन तक का पता लगा सकते हैं कि कहाँ से कोई पर्सन मिल सकता है। लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ों का यूज़ किया गया है। इसके अंदर 12 की 12 राशियाँ, सारी तिथियाँ, उसी के साथ नेम लेटर्स एंड सारे नक्षत्रास का यूज़ किया गया है। कुल मिला के इसमें 81 ब्लॉक्स बनते हैं, 81 ब्लॉक्स इसके अंदर आते हैं। अब ये मैं आपको इन डिटेल किसी और सेशन में समझाऊंगा कैसे सर्वतोभद्र चक्र का हम यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे दो चीज़ों को देखना है वापस से कि सैटर्न रेट्रोग्रेड, कोई भी रेट्रो प्लैनेट है, क्लिक करिए, एस्पेक्ट देखिए यहाँ से कहाँ जा रहा है। जिन भी नेम लेटर्स पे जा रहा है वो नेम लेटर्स कार्मिक हो गए हैं। दूसरा शुक्र, दारा कारक, उससे देखना है। अब इसमें शुक्र से ही नहीं देखना है, शुक्र जिस नक्षत्र में है उससे भी देखा जा सकता है। दैट ऑल्सो विल हेल्प अस टू लिमिट द नेम लेटर्स, उनको कम करने में बहुत ज़्यादा वो हेल्प करेगा। और हम देख पाएंगे कि हमारे स्पाउस का या किसी रिलेशनशिप में आने वाले पर्सन का नेम जो है वो स्टार्ट होता है इन नेम लेटर्स से, या बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है इन नेम लेटर्स की, या फिर उसके नेम लेटर्स, नेम में ये लेटर्स बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं। उसको इस तरह से समझा जा सकता है। तो दिस इज़ फॉर दिस सेशन गाइज। अगर आप और कोई तरीका समझना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर ये चीज़ आपके लिए बहुत न्यू थी तो भी हमें बताइएगा, क्योंकि हम नए नए तरीक़ों से आपको किसी चीज़ को समझाने की कोशिश करते रहते हैं। होता क्या है कि ये चीज़ें कभी किसी ने बताई नहीं है तो आपको समझ पाने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। कौन सा सर्वतोभद्र चक्र ऐसा है जिसका ये यूज़ नहीं किया जाता है। SB पे सीधा क्लिक करोगे, यहाँ आपको ले आ जाएगा यहाँ पे, इसमें आप सब कुछ आराम से देख सकते हो। तो दिस इज़ फॉर दिस सेशन गाइज, थैंक यू।